मैथ्स अभी किसी का स्टार्ट नहीं हुआ था ना, आप लोग का शायद हो गया था थोड़ा ना। शुरू से पढ़ लीजिएगा, शुरुआत से पढ़ाऊंगा पूरा, शुरुआत से ही पूरा स्टार्ट करूंगा मैथ्स को। देखिए, शुरुआत से पूरा गणित को समझेंगे, एकदम बेसिक से ही चालू करेंगे। डेली अभी 2 घंटे क्लास चलेगी आपकी, 6:30 बजे से 8:30 बजे तक। तो शुरुआत से ही पूरा का पूरा गणित को देखना है आपको। अब एक बार समझ लीजिए कि गणित का वेटेज कहां पे किस एग्जाम में कितना है। थोड़ा एक बार वेटेज को समझा रहा हूं और सिलेबस पे बातचीत करूंगा कि सिलेबस क्या है, अलग अलग एग्जाम्स के सिलेबस पे बातचीत करूंगा, सारे एग्जाम्स को कवर करूंगा अभी। तो एक बार कौन से एग्जाम में गणित का वेटेज कितना है, सिलेबस में क्या क्या है, वो सारी बातें समझ लीजिए एक बार। सीजीपीएससी के एग्जाम्स को अगर आप देखेंगे तो सीजीपीएससी के एग्जाम्स में पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये कल के पेपर को देख के भी समझ में आ गया है। अगर सीजीपीएससी के एग्जाम्स की बात करते हैं, चलो पहले सीजीपीएससी के एग्जाम्स जो होते हैं उन्हीं की बात करते हैं, गणित विषय की बात करूंगा बस अभी, ध्यान रखिएगा। तो सीजीपीएससी के एग्जाम्स की बात करते हैं पहले। सीजीपीएससी का एग्जाम कल भी हुआ है, सीसेट का पेपर आप सभी ने देखा होगा वहां पर। तो ऐसा कुछ खास बदलाव सीजीपीएससी ने नहीं किया है। सीजीपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछता था पहले वैसा ही पूछ रहा है। और केवल ये सीसेट का पेपर ही इसका एग्जाम्पल नहीं है, इससे पहले एडीआई का एग्जाम हुआ था पिछले साल। एडीआई का एग्जाम जो हुआ था, जो सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक जो एग्जाम हुआ था एडीआई का, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री का, वहां पर भी जैसा पीएससी पूछता है वैसे ही प्रश्न पूछा है। तो सीजीपीएससी जो जो एग्जाम लेगा वहां पर आप ये मान के चलिए जो पैटर्न सीजीपीएससी का चल रहा है उसी पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे। जैसे सीजीपीएससी सब इंस्पेक्टर वालों का एग्जाम लेगा, तो ये राहत की बात है कि क्वेश्चंस जैसे आप पढ़ रहे हैं, जिस पैटर्न में आप पढ़ रहे हैं उसी पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे। सीजीपीएससी जो राज्य सेवा परीक्षा लेगा, जिसका प्रीलिम्स मेंस ये सब होता है, वहां पर भी क्वेश्चंस का पैटर्न जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। सीजीपीएससी जो वनडे एग्जाम्स लेता है वहां पर भी पैटर्न जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो सीजीपीएससी के एग्जाम्स के लिए राहत की बात यही है कि सीजीपीएससी में ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ है, उटपटांग कुछ नहीं पूछ रहा है जैसा कि व्यापम आजकल पूछ रहा है। जैसा व्यापम अपना पेपर के पैटर्न में बदलाव किया है वैसा कुछ बदलाव सीजीपीएससी के एग्जाम्स में नहीं हुआ है। व्यापम का पेपर देखी हो गया पिछले 2-3 पेपर को, तो कथन कारण के प्रश्न आ रहे हैं, कथन कारण के प्रश्न गणित में पूछे जा रहे हैं, मैच दी फॉलोइंग सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न गणित में पूछे जा रहे हैं व्यापम के एग्जाम्स में। ऐसा सीक्वेंस से जमाइए स्टेप्स को, किसी प्रश्न के सॉल्यूशन में स्टेप्स क्या होंगे उनको सीक्वेंस से जमाइए, ऐसे प्रश्न व्यापम में आ रहे हैं। कूट वाले प्रश्न आ रहे हैं, 3-4 स्टेटमेंट गणित के दिए रहते हैं, उनको चेक करिए कौन सा सही कौन सा गलत, ये भी आ रहे हैं व्यापम में। तो व्यापम में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, व्यापम में कथन कारण के प्रश्न आ रहे हैं, गणित में सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न आ रहे हैं। 4 इधर प्रश्न होते हैं और 4 इधर डेटा होते हैं, सही जोड़ी बनाना है आपको। किसी प्रश्न के लिए स्टेप्स लिखे होते हैं, इन स्टेप्स को क्रम से जमाइए कि पहले आप क्या करते, बाद में आप क्या करते, उसके बाद क्या करते। कूट वाले प्रश्न आ रहे हैं, कथन दिया रहता है, इसमें से चेक करना है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। तो व्यापम में तो बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। जैसे अभी सीजी टेट का पेपर हुआ था, जैसे इससे पहले अमीन पटवारी का पेपर हुआ था, आबकारी आरक्षक का पेपर हुआ था। तो ये सब पेपर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्यापम में तो बहुत कुछ बदलाव हो गया है क्वेश्चंस के पैटर्न में। सीजीपीएससी के एग्जाम्स में कोई बदलाव नहीं है, जैसा पूछा जाना चाहिए वैसा ही पूछ रहा है, और एक्चुअल में जैसा पूछा जाना चाहिए वैसा ही पूछ रहा है। तो पहले सीजीपीएससी के एग्जाम्स की बात करते हैं। सीजीपीएससी के किस एग्जाम में गणित कितना देखने को मिलेगा आपको। सबसे पहले सीजीपीएससी का जो सबसे बड़ा एग्जाम है राज्य सेवा परीक्षा, स्टेट सर्विस एग्जाम, इसकी बात कर रहा हूं मैं। राज्य सेवा परीक्षा, स्टेट सर्विस एग्जाम, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एग्जाम जो है राज्य सेवा परीक्षा, सबसे पहले इसी की बात कर रहा हूं मैं। तो राज्य सेवा परीक्षा का जो पहला चरण प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, जैसा कि आपने कल दिया भी होगा, तो इसका जो पेपर सेकंड आएगा, पेपर सेकंड जो कि सीसेट का पेपर होता है, यहां पर लगभग 35 से 40 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं 100 प्रश्नों में। 100 प्रश्नों में 35 से 40 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। मैं केवल वेटेज बता रहा हूं अभी।
35 से 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 100 प्रश्नों में। सीसेट 100 प्रश्नों का होता है, जहां पे 35 से 40 प्रश्न आपको गणित के देखने को मिलेंगे। केवल मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद जब आप इसके मेंस में जाएंगे, राज्य सेवा परीक्षा के मेंस में जब आप जाते हैं, मेंस, तो मेंस का जब पेपर 4 देंगे आप, पेपर 4, इसका पार्ट 2 जब आप देखेंगे तो ये होता है मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट। 50 अंक का होता है ये, जिसमें लगभग 40 अंक के प्रश्न, लगभग 40 अंक से लेकर 45 अंक बोल रहा हूं, 40 अंक से 45 अंक के प्रश्न जो है वो गणित से पूछे जाते हैं। 40 से 45 अंक तक के प्रश्न। तो सीजीपीएससी का जो सबसे बड़ा एग्जाम है राज्य सेवा परीक्षा, स्टेट सर्विस एग्जाम, उसकी बात किया हूं मैं। तो स्टेट सर्विस एग्जाम में प्री में आप देखेंगे सीसेट का पेपर जो होगा, पेपर नंबर 2, 100 में से लगभग 35 से 40, कभी 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं। मेंस का जो एग्जाम होगा, यहां पर पेपर 4 का पार्ट 2, 7 पेपर होते हैं। चौथे पेपर का पार्ट 2 में 50 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग है, जहां पे 40 से 45 नंबर का केवल मैथ्स ही पूछा जाता है। इसके बाद सीजीपीएससी के वनडे एग्जाम्स की बात करूं, जैसे सीजीपीएससी के ही वनडे एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स का मतलब जो विभागीय एग्जाम्स जनरली होते हैं, तो वनडे एग्जाम्स की जैसे बात करूं, वनडे एग्जाम्स में जैसे इस जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम होता है, एसीएफ जिसको बोलते हैं, एसीएफ रेंजर, ये एग्जाम सुने होंगे आप लोग। एसीएफ रेंजर का जो एग्जाम लेता है, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम बोलते हैं, ये भी बहुत बड़ा एग्जाम है। अब वनडे एग्जाम्स क्यों है ये? क्योंकि इसमें मेंस नहीं होता है। इसमें केवल ये प्री जैसा कभी एक पेपर, कभी 2 पेपर, किसी एग्जाम में 1 पेपर, किसी में 2 पेपर। तो ऑब्जेक्टिव पेपर आपको देने होते हैं, उसके बाद सीधे इंटरव्यू होता है 30 नंबर का। तो एसीएफ रेंजर का जो एग्जाम होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर। पेपर 1 जो होता है, इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न होता है 2 अंक का, मतलब 300 नंबर का पेपर होता है। 150 प्रश्नों में 50 प्रश्न आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, जिसमें लगभग 25 से 30 प्रश्न आपको मैथ्स के दिखाई देते हैं, 25 से 30 प्रश्न। तो एसीएफ रेंजर का जो एग्जाम होता है, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम, इसके पेपर 1 में 150 प्रश्नों में 50 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं, जिसमें 25 से 30 प्रश्न मैथ्स के और रिमेनिंग रीजनिंग के होते हैं। तो यहां पर भी अच्छा खासा वेटेज है। पेपर 1 में 3 पार्ट होते हैं, जीएस का पार्ट, लैंग्वेज का पार्ट, मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट। पेपर 2 आप देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सब रहते हैं। तो वो सब बात नहीं कर रहा हूं, केवल मैथ्स के वेटेज की बात कर रहा हूं। वनडे एग्जाम में एक और बहुत अच्छा एग्जाम पिछले साल हुआ था, एडीआई, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री। उद्योग में असिस्टेंट डायरेक्टर, सहायक संचालक का पद मिलता है। ये बहुत शानदार पेपर होता है। एक ही पेपर होता है इसमें, एक ही पेपर होता है 150 प्रश्नों का, 150 प्रश्न आते हैं, एक ही पेपर होता है इसमें बस। 150 प्रश्नों में लगभग 65 से 75 प्रश्न लिख रहा हूं मैं यहां, 65 से 75 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जाते हैं, जिसमें मान के चलिए 30 प्रश्न के आसपास ये मैथ्स के होते हैं, 30 प्रश्न के आसपास रिमेनिंग रीजनिंग के होते हैं। तो ये पूरा मैथ्स और रीजनिंग का पेपर रहता है। 150 में 65 से 75 बोल रहा हूं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें लगभग 30 मैथ्स के और रिमेनिंग रीजनिंग के। 2016-17 वाला जो एडीआई हुआ था, उसमें तो 150 में से लगभग 90 प्रश्न आए थे मैथ्स और रीजनिंग के, 90 प्रश्न, 150 में से लगभग 90 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के। इस बार कम दिया था, इसीलिए 65 से 75 लिख रहा हूं मैं। इसके अलावा एक और एग्जाम होता है, एई का एग्जाम, असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियरिंग वाले देते हैं ये। तो यहां पर भी 2 पेपर होते हैं, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर 1, पेपर 2। तो पेपर 1 में फिर से 150 प्रश्नों में 50 प्रश्न आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, जिसमें 25 से 30 प्रश्न आपको मैथ्स के दिखाई देंगे और रिमेनिंग जो है वो रीजनिंग के। तो सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, लगभग हर एग्जाम में आपको मैथ्स दिखाई देगा, लगभग हर एग्जाम में। और भी एग्जाम होते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम होता है, यहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो सीजीपीएससी के वनडे एग्जाम्स जो हैं, लगभग हर एग्जाम में आपको मैथ्स और रीजनिंग दिखाई देगा। मैथ्स और रीजनिंग मिला करके 50 क्वेश्चन मान लीजिए आप, जिसमें आधे मैथ्स को दे दीजिए, आधे रीजनिंग को। तो मैं भी रीजनिंग की बात तो नहीं कर रहा हूं, केवल मैथ्स की बात कर रहा हूं। तो मैथ्स का अगर सीजीपीएससी में वेटेज देखें, तो सीजीपीएससी के राज्य सेवा परीक्षा में आपको दिखेगा, प्री में पेपर 2 सीसेट में 35 से 40 क्वेश्चन, मेंस में पेपर 4 का पार्ट 2 50 नंबर का, जिसमें 40 से 45 नंबर का मैथ्स। वनडे एग्जाम्स में ये सब लिखा हूं मैं, देख सकते हैं।
फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम, एसीएफ रेंजर का जो एग्जाम होता है, एडीआई असिस्टेंट डायरेक्टर इन इंडस्ट्री, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये सारे एग्जाम्स होते हैं वनडे एग्जाम्स, इनमें मेंस नहीं होता। अब इनमें भी आपको मैथ्स का वेटेज अच्छा खासा दिखता है। एक और एग्जाम इस बार सीजीपीएससी ले रहा है, सब इंस्पेक्टर का, जानते ही हैं आप लोग, ये भी सीजीपीएससी ले रहा है। अब सब इंस्पेक्टर के प्री में आप जानते हैं 100 प्रश्न आने हैं, जिसमें से 10 प्रश्न आएंगे मैथ्स के, 100 में से 10 प्रश्न मैथ्स के आएंगे, 100 प्रश्नों में 10 प्रश्न। इसके बाद मेंस जो होगा, सब इंस्पेक्टर का ही जो मेंस होगा, तो मेंस में जो 3 पेपर होने हैं, 3 पेपर, पेपर नंबर 3 जो है ये है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर, जिसमें 100 प्रश्न आने हैं, लगभग इसमें 20 से 25 प्रश्न मैथ्स के रहेंगे, 20 से 25-30 प्रश्न मैथ्स के रहेंगे, रिमेनिंग पूरे रीजनिंग के हैं इसमें। ये सब इंस्पेक्टर एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। तो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में प्री में भी मैथ्स के 10 प्रश्न हैं और रीजनिंग में भी 10 हैं। रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैथ्स पे ही चल रहा हूं। 100 प्रश्नों में 10 प्रश्न मैथ्स के प्री में, और मेंस में पेपर नंबर 3 जो है, इसमें 100 प्रश्नों में 20 से 25 प्रश्न मिलेंगे आपको, रिमेनिंग पूरे रीजनिंग के हैं। तो सब इंस्पेक्टर में आप जानते हैं रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा है सब इंस्पेक्टर में, क्योंकि 70-75 प्रश्न, 80 प्रश्न तक यहाँ पे रीजनिंग के हैं। सीजीपीएससी के इतने एग्जाम्स हैं, और भी एग्जाम्स होते हैं, बाकी आप ये समझिए कि लगभग हर एग्जाम में मैथ्स आपको मिलेगा, लगभग हर एग्जाम में। तो अब इसमें बहुत सारे बच्चे सीजीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, समझ आ रहा है। वनडे एग्जाम्स की ऐसी कोई अलग से तैयारी नहीं होती है, जब ये पद आते हैं तभी इसकी तैयारी होती है। अभी कोई एसीएफ रेंजर की तैयारी करने नहीं बैठेगा, क्योंकि पद का कोई ठिकाना नहीं है, कब आएगा कब नहीं आएगा। 20-21 में हुआ था एग्जाम, 16 में हुआ था, 17 में हुआ था, तो अभी कोई एसीएफ रेंजर की तैयारी करने नहीं बैठेगा। बस एसीएफ रेंजर का पद जब आता है तो थोड़ा सा बच्चे इसकी ओर झुक जाते हैं कि हाँ अब 2 महीने 3 महीने थोड़ा सेपरेट एसीएफ रेंजर को देंगे हम, ये स्थिति पैदा होती है, क्योंकि सिलेबस लगभग वही पढ़ना है। पेपर 1 में आप देखेंगे तो पूरा इसमें जीएस है, लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, मैथ्स और रीजनिंग है। पेपर 2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, यही सब है। जब एडीआई का पद, जैसे एडीआई का पद आया था पिछले साल, तो बच्चे इसकी ओर झुके थे। अब इसमें पढ़ना वही है, छत्तीसगढ़ जीएस है 50 क्वेश्चन, 65 से 75 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग के हैं, रिमेनिंग आपके लैंग्वेज और कंप्यूटर के हैं। एई में भी आप देखेंगे तो पेपर 1 में जीएस है, लैंग्वेज है, मैथ्स और रीजनिंग है। पेपर 2 पूरा टेक्निकल होता है, इसमें पूरा टेक्निकल, मैकेनिकल ब्रांच से है तो जो आपने 4 सालों में पूरा पढ़ा है वो पूरा देना है, सिविल ब्रांच से है तो सिविल ब्रांच में जो आपने 4 सालों में पढ़ा है वो देना है। तो ये सब एग्जाम जो हैं, ये जब आएंगे तभी बच्चे इनकी तैयारी करते हैं, जब आएंगे तब। सब इंस्पेक्टर का जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही है कि सब इंस्पेक्टर का प्री में 100 प्रश्न आना है, जिसमें 10 प्रश्न मैथ्स के मिलेंगे, रीजनिंग के भी 10 हैं रहने को, लेकिन 10 प्रश्न मैथ्स के यहाँ पे लिखा हूं मैं। मेंस में तीसरा पेपर जो है ये एप्टीट्यूड टेस्ट का है, योग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें 100 प्रश्नों में से 20 से 25 प्रश्न मैथ्स के आएंगे। पेपर 1 जानते ही हैं क्या है, भाषा। पेपर 2 क्या है, जीएस, तो सब इंस्पेक्टर वाले हैं। तो ये हो गई सीजीपीएससी की बात। लगभग हर एग्जाम में मैथ्स आपको देखने को मिल रहा है। अब व्यापम के एग्जाम की बात कर रहा हूं। पढ़ना सब में सेम मैथ्स ही है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि पीएससी वाले हैं तो टफ, व्यापम वाले हैं तो आसान, ये वाले हैं तो ये, ऐसा कुछ नहीं है। सबका मैथ्स सेम है। इवन व्यापम में तो आजकल दिक्कत हो गई है, पीएससी वालों को तो राहत ही है। बल्कि आप सीजी टेट का मैथ्स उठा लो और अभी कल के सीसेट का उठा लो, सीजी टेट और कल के सीसेट का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप सीजी टेट के 2 प्रश्न बनाओगे, इधर 10 बना दोगे, इस प्रकार का चेंजेस दिखेगा आपको। सीजी टेट व्यापम लिया है और ये कल का सीसेट लिया है आपका सीजीपीएससी, आप दोनों का कंपैरिजन करके देखो, मतलब तुलना में भी नहीं है। सीजी टेट का पेपर तुलना में भी नहीं है सीसेट के, ये स्तर था। अमीन पटवारी का उठा लो, वही चीज आएगी। तो व्यापम का बल्कि टफ हो गया है क्वेश्चंस का लेवल, अभी सीजीपीएससी जनरल ही दे रहा है। व्यापम के एग्जाम्स की बात करते हैं तो व्यापम के एग्जाम्स में मैं अगर इन एग्जाम्स की बात करूं, जैसे मंडी सब इंस्पेक्टर होगा, अभी मंडी सब इंस्पेक्टर होगा, इसके अलावा यहीं पे लिख रहा हूं अमीन पटवारी का एग्जाम। अगले साल अगर पटवारी का एग्जाम देखने को मिलता है, आरआई का एग्जाम देखने को मिलता है, मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम देखने को मिलता है, मंडी इंस्पेक्टर,
व्यापम के अच्छे एग्जाम्स में से हैं, ये अच्छे एग्जाम्स में से। ये तो होने वाला है अभी अप्रैल में, ये हो चुका है दिसंबर में, ये 2022 के बाद नहीं हुआ, 2016-17 के बाद नहीं हुआ, 2021 के बाद इंस्पेक्टर वाला एग्जाम नहीं हुआ है। इन एग्जाम्स को अगर देखेंगे, ये सारे एग्जाम्स व्यापम के हैं, इन एग्जाम्स को अगर देखेंगे तो इन सारे एग्जाम में गणित जो आपको दिखाई देगा, इन सारे एग्जाम में 20 प्रश्नों का दिखाई देगा। गणित की बात कर रहा हूं, 100 प्रश्न टोटल आएंगे इन सारे एग्जाम्स में, जिसमें गणित के 20 प्रश्न रहेंगे। गणित के 20 तो अच्छा खासा वेटेज है, 100 में 20 प्रश्न। इन सारे एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, ये कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, 100 प्रश्नों में गणित के 20 प्रश्न रहेंगे। पहले 150 प्रश्नों का जब होता था तो 30 प्रश्न रहते थे, अब 100 का हो गया तो 20 प्रश्न रहते हैं। तो इन सारे एग्जाम्स में गणित के 20 प्रश्न रहेंगे। समझ आ रहा है? अब व्यापम का एक सबसे अभी जो वेट कर रहे हैं बच्चे, शिक्षक भर्ती परीक्षा को देखेंगे आप, इसको तो लिखने में भी डर लगता है मेरे को आजकल, बक ना दे बच्चे इसको तो लिखने में भी डर लगता है, बोलना तो दूर की बात है, लिखने में भी डर लगता है कि कहीं बच्चे गाली बकना चालू ना करके शिक्षक भर्ती परीक्षा तो मत ही लिखो आप। शिक्षक भर्ती परीक्षा देखो, जिसका इंतजार कर रहे हैं बच्चे 2023 से, 23 से कर रहे हैं ना, 24 खत्म, 25 खत्म, 26 चालू हो चुका है। आज आएगा कल आएगा, आज आएगा कल आएगा, यही चल रहा है। 20 तारीख को आ ही जाएगा बोल रहे थे, 20 तारीख को बोले थे ना आ ही जाएगा, पत्रकार भी बोल रहे थे, मंत्री भी बोल रहे थे 20 तारीख को हर हालत में आ जाएगा। आज 23 तारीख तो हो चुका है, देखो कब आएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करूं अगर मैं, तो इसका जो वर्ग 3 का जो पेपर होगा, वर्ग 3 मतलब सहायक शिक्षक, केवल गणित विषय का इंपॉर्टेंस आपको दिखा रहा हूं। सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक में गणित के 20 प्रश्न आएंगे 100 में, 100 प्रश्नों में गणित के 20 प्रश्न आएंगे 100 प्रश्नों में, तो अच्छा खासा वेटेज है इसका भी। 100 में 20 प्रश्न सहायक शिक्षक में। वर्ग 2 की बात करूं तो वर्ग 2 तो अब विषयवार हो चुका है, शिक्षक का जो एग्जाम है ये विषयवार हो गया है, शिक्षक विषयवार हो गया है। अब ये विषयवार हो गया है, वर्ग 2 का एग्जाम पूरा का पूरा विषयवार हो गया है। अब विषयवार हो गया है तो फिर यहां पर अगर जो गणित विषय वाले बच्चे हैं वही गणित विषय को देंगे, जो गणित विषय वाले बच्चे हैं, तो गणित विषय का वेटेज या तो 70 प्रश्नों का होगा 100 में, या तो 65 प्रश्नों का होगा। अब वो क्लियर नहीं है, कुछ लोग 70 बोल रहे हैं, कुछ 65 बोल रहे हैं। तो 100 प्रश्नों में आपको या तो 65 प्रश्न मिलेंगे गणित के, या तो 70 मिलेंगे। मतलब गणित विषय वाले जो बच्चे हैं वर्ग 2 वाले, उनको गणित ही पढ़ना है देखा जाए तो बस। और गणित के चैप्टर्स भी बढ़ा दिया है इसमें, बीज गणित हो गया, एलजेब्रा वाला टॉपिक पूरा, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री वाला पूरा सेक्शन इसमें कवर करना पड़ेगा आपको। तो जो गणित विषय वाले बच्चे उन्हीं को गणित पढ़ना है वर्ग 2 में, जो विज्ञान वाले हैं उनको गणित नहीं पढ़ना है, जो सामाजिक विज्ञान वाले हैं उनको भी गणित नहीं पढ़ना है। तो वर्ग 2 में मतलब शिक्षक में गणित वही पढ़ेगा जो गणित विषय से वर्ग 2 का एग्जाम देगा, और गणित भर भर के मिलेगा 100 में या तो 70 या तो 65। क्लियर नहीं है? नवभारत का खबर देखेंगे तो 70 है, कुछ यूट्यूबर लोगों का खबर देखेंगे तो 65 है। अब कंफर्म नहीं है क्या है, ना मेरे को कंफर्म है ना किसी और को कंफर्म है। वो क्या रहेगा वो देखने वाली बात है, या तो 65 या तो 70। जहां तक 70 ही लग रहा था, 7 सेक्शन बना दिया था, 7 सेक्शन बना दिया था ऐसा, हर सेक्शन से 10-10 प्रश्न बोल रहा था। नवभारत पेपर में ऐसा छपा था, 70 क्वेश्चन के आसपास लग रहे हैं मेरे को, 65 या 70। ये शिक्षक भर्ती हो गया आपका। सहायक शिक्षक में अच्छा वेटेज है, 100 में 20 क्वेश्चन, और शिक्षक में अगर आप गणित विषय से हैं तो फिर तो गणित ही पढ़ना है, दूसरे विषय का तो इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गया उसमें। ये एग्जाम्स देख पा रहे हैं, मंडी सब इंस्पेक्टर अमीन पटवारी, पटवारी आरआई मंडी इंस्पेक्टर, 100 में 20 प्रश्न। एक और एग्जाम होता है हॉस्टल वार्डन, दिए थे पिछले बार क्या? हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट दिए थे क्या? नहीं दिए थे क्या? हुआ था ना 2024 में, 24 में हुआ था। हॉस्टल वार्डन में आप देखेंगे तो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 25 प्रश्न आते हैं मैथ्स के, 100 में 25। यहां पे वेटेज और ज्यादा है, 100 में 25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं। हॉस्टल वार्डन, ये सारी वैकेंसीज चुनाव से पहले देखना आएंगी, पटवारी आरआई मंडी इंस्पेक्टर हॉस्टल वार्डन, ये सारे पद खाली हैं, लगभग 2300-2400 पद खाली हैं इसके, 800 से ऊपर पद खाली हैं इसके, 175 से ऊपर पद खाली हैं इसके, 350-300 पद खाली हैं इसके। सोचो, अब सोचो करना चाहता तो अभी 7 में ही कर सकता था, नहीं हुई है परीक्षा 7 में। मंडी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है भी,
मंडी इंस्पेक्टर का नहीं ले रहा है, इसके भी पद खाली हैं। तो ये सारे पद खाली हैं, चुनाव से पहले गारंटीड इन पदों की भर्ती तो होगी ही। अब और एग्जाम्स होते हैं, लेबर इंस्पेक्टर, LOI बोलते हैं जिसको, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, सुने ये सब पद, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, इनका भी जब नया स्ट्रक्चर आएगा तो मेरे को संभावना यही लग रही है कि 100 में 20 प्रश्न आपको गणित के मिलेंगे, नया स्ट्रक्चर जब आएगा। तो अभी नया स्ट्रक्चर नहीं है अपने पास, जब नया स्ट्रक्चर आएगा तो मान के चलिए 100 में 20 प्रश्न आपको इधर से भी दिखाई देने वाले हैं। महिला पर्यवेक्षक करके एक एग्जाम होता है, सुने हैं इसको? महिलाएं तो सुनी होंगी, पुरुष भी सुने हैं क्या? सुने हैं, ठीक है, दिए तो नहीं होना, सुनने तक तो ठीक है, देना नहीं था इस एग्जाम को। महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी में ना महिला लोग जो काम करती हैं, अच्छा पद है, महिला सुपरवाइजर बोलते हैं इसको, महिला पर्यवेक्षक। इसका भी एग्जाम होता है 2022-2023 में, लगातार 2 साल एग्जाम हुआ था ये। अच्छा पद है महिलाओं के लिए, बहुत अच्छा पद है। 100 प्रश्न आते हैं इसमें, गणित के 15 प्रश्न है इसमें, गणित के 15 प्रश्न है, 100 प्रश्नों में गणित के 15, रीजनिंग के 15 से 20। सोचो, अभी तो मैं गणित की बात कर रहा हूं, रीजनिंग मिलाओगे ना तो वेटेज बहुत बढ़ जाता है। मैथ्स और रीजनिंग के बिना व्यापम के एग्जाम संभव ही नहीं है। ये देखो ना, इधर के जितने भी एग्जाम्स लिखा हूं ना मैं, लगभग गणित और रीजनिंग के बिना संभव नहीं है। शिक्षक भर्ती में रीजनिंग नहीं है, बाकी सब में रीजनिंग है। महिला पर्यवेक्षक में देखोगे तो मैथ्स 15, रीजनिंग 15 से 20। इधर देखोगे आप मंडी सब इंस्पेक्टर में रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, अमीन पटवारी में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। अब इनका नया स्ट्रक्चर अपने पास नहीं है, या तो आने वाले समय में 10 होंगे रीजनिंग के या तो 20 होंगे। तो मैं तो केवल मैथ्स की बात कर रहा हूं, मैथ्स ही का वेटेज देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो हर एग्जाम में आपको दिखाई देगा मैथ्स। तो ये व्यापम के कुछ एग्जाम्स आपके सामने लिखा हूं मैं, समझ आया यहां तक पूरा? तो इंपॉर्टेंस बता रहा हूं ताकि पढ़ने का मन करे आपको, समझ आ रहा है? इंपॉर्टेंस इसीलिए बता रहा हूं, पता तो रहे किस एग्जाम में कितना है। और ऐसा नहीं कि PSC के लिए अलग मैथ्स पढ़ना है कि व्यापम के लिए अलग पढ़ना है, सारे एग्जाम्स के लिए सेम ही पढ़ना है। जीएस हो सकता है डिफरेंस थोड़ा सा आपको पैदा करके दे कि PSC में थोड़ा सा लेवल अलग रहेगा, व्यापम में लेवल अलग रहेगा, क्वेश्चंस का चॉइस अलग अलग रहेगा, लेकिन व्यापम हो PSC हो, मैथ्स तो एक ही है आपका। मैथ्स में आप ऐसा साथ बैठकर पढ़ सकते हैं। जीएस में भले मैं ऐसा बोलूं कि CGPSC प्री प्लस मेंस के जो बच्चे हैं उनको जीएस हम व्यापम के बच्चों के साथ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि प्री प्लस मेंस का मतलब वहां पर पूरा उत्तर लेखन पे भी काम करना पड़ता है आपको। लेकिन मैथ्स में समस्या नहीं है, मैथ्स आप एक ही पढ़ेंगे, चाहे व्यापम हो चाहे PSC हो, बल्कि व्यापम के लिए ज्यादा ही पढ़ना पड़ता है मैथ्स को। इसके अलावा सेंट्रल के एग्जाम अगर देखेंगे तो वहां पर तो है ही, वहां पे तो ऐसा है कि मैथ्स और रीजनिंग ही चलता है बस। यहाँ पर तो ऐसा है कि बिना मैथ्स और रीजनिंग के आप पढ़ ही नहीं सकते इनको। SSC, रेलवे, बैंकिंग, इनको देखेंगे तो बिना मैथ्स और रीजनिंग के तो एग्जाम निकलेंगे ही नहीं आपसे। SSC के पहले चरण की बात करूं तो 100 में 25 प्रश्न मैथ्स के हैं। रेलवे की बात करूं तो 100 में 30 प्रश्न पहले चरण में मैथ्स के हैं। बैंकिंग की बात करूं तो 100 में 35 प्रश्न पहले चरण में मैथ्स के हैं। ऐसा रहता है, एक जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूं। पहले चरण में 100 में 25, 100 में 30, 100 में 35। तो ये एग्जाम्स ऐसे हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज यहाँ पर 50%, यहाँ पे लगभग 60%, यहाँ पे लगभग 70% वेटेज है। तो ये सेंट्रल के एग्जाम है। SSC का CGL उठा लीजिए, CHSL उठा लीजिए, MTS उठा लीजिए, रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग का PO उठा लीजिए, क्लर्क उठा लीजिए, IBPS का, SBI का, RRB का, जो भी एग्जाम उठाने हैं, मैथ्स और रीजनिंग के बिना ये सेंट्रल के एग्जाम आपके नहीं निकलेंगे। UPSC अगर आप जाते हैं, यूपीएससी अगर आप जाते हैं तो यूपीएससी के अगर मैं प्री की बात करूं तो वही 2 पेपर होता है। पेपर नंबर 2 जो होता है, पेपर 2, ये सीसेट का पेपर होता है, सीसेट का, जहां पे 80 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। सब क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, 200 नंबर का। 80 क्वेश्चन में मैथ्स और रीजनिंग का मिला करके 50 से 55 क्वेश्चन, और बचा कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन रहता है। कॉम्प्रीहेंशन 50 से 55, कॉम्प्रीहेंशन का कितना बच गया फिर 25 से 30। कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जानते हैं ना क्या होता है? प्योर मैथ्स और रीजनिंग के 50 से 55 क्वेश्चन यूपीएससी के सीसेट में। अब ये नहीं कि इसका सीसेट टफ होता होगा, वही सब क्वेश्चन मैं तो कराए भी हूं रीजनिंग में, यूपीएससी के क्वेश्चंस बहुत बार करा चुका हूं। एसआई वालों को रीजनिंग का शुरुआत का 10-12 चैप्टर जो पढ़ाया हूं, उसमें लगभग हर चैप्टर में यूपीएससी तक के रीजनिंग के क्वेश्चंस कराए हूं। इवन यहां पर भी वही मैथ्स वही रीजनिंग है जो आप सीजीपीएससी सीजी व्यापम में पढ़ते हैं। ये है आपका मैथ्स का पूरा वेटेज।
लगभग सारे एग्जाम्स मैंने कवर किए हैं। कोई और एग्जाम अगर आपके मन में आ रहा है तो बताइए मेरे को, जिसके बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं आप। कोई और एग्जाम याद आ रहा है क्या मन में? एबीओ, एबीओ वगैरह में अभी सिलेबस डिसाइड करेगा क्या रहेगा, बताया नहीं है। इससे पहले इन एग्जाम्स को बहुत ज्यादा आप नहीं पाएंगे, आप सर्च करेंगे तो ये एग्जाम्स इससे पहले ज्यादा हुए नहीं है, हुए भी हैं तो उसका पेपर अवेलेबल नहीं है, तो नया स्ट्रक्चर नया सिलेबस देगा। कुछ एग्जाम्स हैं सीडीएस का, सेंटर का जो है, सेंट्रल का मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा ही रहता है उसमें। एग्जैक्ट मेरे को स्ट्रक्चर उसका नहीं पता है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा ही रहता है। सेंट्रल का बोल रहे हैं ना, सीडीएस जो होता है, मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज सेंट्रल के हर एग्जाम में ज्यादा ही रहता है। यही सब वेटेज है। 100 में 50 क्वेश्चन लगभग मान के चलिए, 100 में 50 क्वेश्चन लगभग मेरे ख्याल से ये सीडीएस में भी रहता है, 100 में 50 क्वेश्चन के आसपास। कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे एडीईओ हो गया, इसमें मैथ्स और रीजनिंग है ही नहीं, इसमें एडीईओ हो गया, दिए होंगे ये सहायक विकास विस्तार अधिकारी। अभी जो एडीओ का एग्जाम हुआ था, इसमें आपका ना मैथ्स है ना रीजनिंग है। 2-3 एग्जाम ऐसे भी लिख सकता हूं जहां पे ना मैथ्स है ना रीजनिंग है। इतना है, तो एक एक करके अपन पढ़ते हैं। अब कैसे पढ़ना है थोड़ा समझा दे रहा हूं मैं, किस प्रकार से पढ़ेंगे। 2 घंटे क्लास होगी लगातार, अभी 2 महीने तक लगातार 2-2 घंटे क्लास लूंगा, ये बोलिए अभी 2 महीने लगातार। अभी पूरा पूरा 2 घंटा जो है वो पूरा बेस बनाने में चलेगा, लगभग 2 सप्ताह। 2 सप्ताह बाद जब आप बेस पूरा सीख जाएंगे, बेस का मतलब नंबर्स आप सीख जाएंगे, नंबर्स पूरे आपको पता होंगे, पूरे नंबर्स पता होंगे और पूरे कैलकुलेशन आपको आएंगे, पूरे कैलकुलेशन। नंबर्स पूरा पता होगा, कैलकुलेशन पूरा पता होगा, तो फिर अपन 2 घंटे में 1 घंटे में बेसिक ही चलते रहेगा और 1 घंटे में एडवांस चैप्टर्स जो हैं उनमें आ जाएंगे। फिर जैसे एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, समझ आ रहा है? क्योंकि बेस इतना है ना, अभी लिखूंगा देखना पूरे सिलेबस को, बेस इतना है ना पढ़ने को कि ये 2 महीना तक खत्म नहीं होगा, पढ़ते रह जाओगे। फिर इतना पढ़ा तो फिर लगता है आप लोगों के चैप्टर ही खत्म नहीं हुए सर, अभी तक 2 ही 3 चैप्टर को लेके चले पड़े हैं, मेन चैप्टर में तो आए नहीं, क्योंकि बच्चों को लगता है मेन चैप्टर का मतलब प्रतिशत, लाभ हानि, औसत। तो इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि अभी 2 सप्ताह में पूरा खत्म हो जाता है। 2 सप्ताह में पूरा नंबर्स आपको जानकारी होगा, एक एक प्रकार की संख्या के बारे में जानकारी होगी, कैलकुलेशन आपको पूरा पता होगा, कैसा भी कैलकुलेशन दे दूं वो आप सॉल्व कर लेंगे। ये होने के बाद फिर 2 घंटे को सेपरेट सेपरेट एक एक घंटे में ऐसा बांटेंगे। 1 घंटा में बेसिक जो चल रहा है वो चलते रहेगा, इसके आगे का, और 1 घंटे में एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस ये चालू हो जाएगा। ऐसा चलाऊंगा, ध्यान रखिएगा, तब आपको सिलेबस पूरा होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे पढ़ाऊंगा तो अभी 2 सप्ताह लगभग 10 दिन के आसपास चलेगा पूरा बेस, जिसमें आप नंबर्स को सीखेंगे और कैलकुलेशन को सीखेंगे। अब देखो क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या है। वर्ग 2 वाले का अलग से लिखूंगा मैं, एक्स्ट्रा क्या है वर्ग 2 वालों का, एक्स्ट्रा क्या है वो लिखूंगा। फिलहाल जो कॉमन सिलेबस है वो पूरा लिख रहा हूं मैं, चलिए लिखेंगे। जो कॉमन सिलेबस है वो पूरा लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूंगा कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। शुरुआत के ये 3 चैप्टर आपको कवर करने होंगे। सबसे पहले तो सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर है सरलीकरण, सरलीकरण, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। तीसरा चैप्टर है भिन्न संख्या, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। ये 3 चैप्टर लिखा मैं, संख्या पद्धति, सरलीकरण और भिन्न संख्या। इंग्लिश में लिख दिया हूं नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शनल नंबर। ध्यान रखिएगा, कथन कारण के बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा, कथन कारण के प्रश्नों को कैसे डील करना है सिखाऊंगा, क्योंकि व्यापम के जो बच्चे हैं कथन कारण के प्रश्नों को सीखना ही पड़ेगा आपको। असर्शन और रीजन के जो क्वेश्चन आते हैं, कथन दिया रहता है, कारण दिया रहता है, कारण व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब को लेकर जो फंसते हैं बच्चे, वो सब डील करेंगे अपन शुरुआत से ही। अब इन 3 चैप्टर को पहले समझो, इन 3 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले तो ये समझो। बहुत सारा है, इन 3 चैप्टर का वेटेज भी अच्छा है, हर एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं। 2017 का अमीन पटवारी देखना, आपको यहां से 9 प्रश्न मिल जाएंगे 30 ठो में, सोचो 9 प्रश्न इन्हीं 3 चैप्टर से।
2022 का पटवारी देखना, 4 से 5 प्रश्न मिल जाएंगे। कल का पेपर देख लो पीएससी का, पीएससी प्री का हर साल का पेपर देखो, 4-5 प्रश्न आपको इधर से मिल ही जाएंगे। क्या क्या पढ़ना है समझना, क्योंकि इन चैप्टर में बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि पढ़ना क्या है सर। इन चैप्टर में बिल्कुल समझ नहीं आता। जैसे मैं एवरेज लिख दिया औसत, तो बच्चों को पता है कि औसत ही पढ़ना है, एवरेज के ही क्वेश्चंस आएंगे, परसेंटेज में परसेंटेज के ही क्वेश्चंस आएंगे। इन 3 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इसको मैं पूरा लिस्ट बना के ऐसा लिख रहा हूं, इन 3 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। फिर आज स्टार्ट भी करूंगा काम। इन 3 चैप्टर में सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, संख्या के बारे में। संख्या मतलब नंबर, संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या होता क्या है, संख्या के प्रकार पूरा देखेंगे आप। संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार का मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बोल दो या टाइप ऑफ नंबर बोल दो, टाइप ऑफ नंबर। संख्या के प्रकार, सारे प्रकारों को डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, सुने हैं ना ये सब, रैशनल नंबर, इररैशनल नंबर, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर हो, भिन्न संख्या, चाहे वो प्राइम नंबर, अभाज्य, कंपोजिट नंबर, भाज्य, सारे नंबर्स को लेकर के प्रश्न आते हैं। अच्छा, संख्या पर जो प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। फिर संख्या पर जितने भी प्रश्न बने हैं वो सारे प्रश्नों को डील करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं नंबर्स पे, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। ये अपना टारगेट होगा सबसे पहले पढ़ने का। मतलब कोई भी नंबर मैं लिख दूं तो आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर क्या है, कहां पर फिट बैठेगा, वो परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है तो उसके अंदर क्या है, प्राकृत है कि पूर्ण है कि पूर्णांक है कि अभाज्य है कि भाज्य है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इस पर प्रश्न भी बहुत सारे बनते हैं। जैसे अभी नगर सैनिक का एग्जाम दिए होंगे तो कथन कारण का प्रश्न भी आया था। जैसे कथन में ऐसा कुछ लिखा हुआ था, देखे होंगे जो पेपर को, कथन में ऐसा लिखा हुआ था 0/-2 एक परिमेय संख्या है, 0/-2 एक परिमेय संख्या है, 0/-2 एक रैशनल नंबर है, ऐसा कथन में लिखा गया था। और कारण में ऐसा लिखा गया था, रीजन में ऐसा लिखा गया था 0 और -2 एक पूर्णांक हैं, 0 और -2 एक इंटीजर नंबर हैं। कथन था 0/-2 इज अ रैशनल नंबर, और कारण में था 0 एंड -2 आर इंटीजर्स, ऐसा था। तो ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, समझ आ रहा है, ये सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। तो आपको देखना होगा कथन को इंडिविजुअल, कथन सही है कि नहीं, कथन सही है तो फिर कारण को इंडिविजुअल चेक करिए, कारण सही है कि नहीं। अरे समझ आ रहे कथन कारण को कैसे बनाते हैं, पहले तो कथन को इंडिविजुअल चेक करेंगे, कथन सही है कि नहीं, फिर कारण को इंडिविजुअल चेक करेंगे, कारण सही है कि नहीं। कहने का मतलब ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट हैं, लिंक मत करो, पहले दोनों को अलग अलग चेक करो। पहले इसको चेक करो कि ये सही है कि नहीं, फिर इसको चेक करो ये सही है कि नहीं। दोनों सही हो गए तो दिक्कत पैदा हो जाता है, दोनों में से एक गलत हो गया तो दिक्कत पैदा नहीं होता है। समझ आ रहा है, दोनों सही हो गए तो दिक्कत क्या पैदा हो जाता है, या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा या तो ऑप्शन बी। कथन सही है, कारण सही है, कारण कथन की सही सही व्याख्या करता है, कथन सही है, कारण सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। ये 2 ऑप्शन में डाउट आ जाता है फिर, इसीलिए बोल रहा दोनों सही हो गए तो लफड़ा है, दोनों में से कोई एक गलत हो गया ना तो व्याख्या वाली बात ही नहीं आएगी। ऑप्शन सी कैसा रहता है, कथन सही है कारण गलत है, ऑप्शन डी कारण सही है कथन गलत है। तो दोनों में से कोई एक अगर गलत हो गया तो फिर तो व्याख्या की बात ही नहीं आ रही है, एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं आ रही है। दोनों सही हो जाते हैं तो दिक्कत आती है, जैसे यहां पर दोनों सही हैं। 0/-2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और 0 एंड -2 इंटीजर्स हैं, दोनों सही है। अब फंस गया मामला, ए होगा कि बी होगा। समझ आ रहा, तो ऐसे प्रश्न भी आ चुके हैं, कराऊंगा कैसे व्याख्या करेगा कैसे नहीं करेगा, व्याख्या करने का मतलब क्या, व्याख्या नहीं करने का मतलब क्या, सब कराऊंगा ऐसे प्रश्न। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे। जैसे अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ था और अपेक्स बैंक वाला, सहकारिता वाला, वहां पर ऐसा प्रश्न आया था, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इररैशनल नंबर, इररैशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या मतलब कोई दूसरा इररैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हो आप, एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या से डिवाइड कर रहे हो, कोई इररैशनल नंबर है इसको दूसरे इररैशनल नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं,
तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रैशनल मिलेगा, इरैशनल मिलेगा, कभी रैशनल कभी इरैशनल, या इनमें से कोई नहीं? ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ आ रहा है क्या मिलेगा? एक अपरिमेय को दूसरे अपरिमेय से डिवाइड करने पर क्या मिलता है? पता है किसी को क्या मिलता है? अरे बोलो, गलत सही? अपरिमेय, परिमेय, तो दोनों को मिला के फिर बोलो, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। कभी परिमेय कभी अपरिमेय, ऐसा आएगा। पढ़ाऊंगा, यही सब सीखना है। अच्छे क्वेश्चन हैं ये सब, अब पूछे जा रहे हैं। देखो ना, जैसे √2 अपरिमेय है क्या? थोड़ा मोड़ा बेसिक आता है कि नहीं? √2 अपरिमेय है क्या? √3 अपरिमेय है क्या? डिवाइड किया तो रिजल्ट भी क्या है? अपरिमेय। √18 अपरिमेय है क्या? अरे है ना। √2 अपरिमेय है क्या? डिवाइड करूंगा तो क्या बन गया? √9, √9 मतलब 3, ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। सिखाऊंगा ये सब चीजें। देखो ना, एक अपरिमेय को दूसरे अपरिमेय से डिवाइड किया तो रिजल्ट अपरिमेय ही है, लेकिन यहां पर एक अपरिमेय को दूसरे अपरिमेय से डिवाइड किया तो √18 डिवाइड बाय √2 कितना हो जाएगा? √9, √9 मतलब कितना? 3। तो एक अपरिमेय को दूसरे अपरिमेय से डिवाइड किया तो रिजल्ट यहां पर रैशनल और यहां पर रिजल्ट इरैशनल। ये सब सीखना पड़ेगा आपको, कराऊंगा ये सब चीजें। मैं बस आपको एक जानकारी दे रहा हूं ताकि इंटरेस्ट बना रहे कि ये सबसे भी क्वेश्चंस आए हैं। पटवारी 2022 में आया था, दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आएगा? पटवारी 2022 का क्वेश्चन देखना, दो रैशनल नंबर्स, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर रिजल्ट क्या आएगा? दो परिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करो, दो ठो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आएगा? रैशनल की इरैशनल की कभी रैशनल कभी इरैशनल, क्या आएगा? रैशनल ही आएगा यहाँ पे तो। अरे रैशनल रैशनल आपस में खेलेंगे तो हमेशा रिजल्ट रैशनल ही आएगा। इरैशनल का एंट्री होता है ना, तब रिजल्ट को ले जाता है इरैशनल की ओर। तो पूरे कारण के साथ जानेंगे। ऐसे भरपूर क्वेश्चंस आए हैं पीएससी में, व्यापम में। एक क्वेश्चन ऐसा आया है, सीटेट का क्वेश्चन देखे होंगे अगर जो शिक्षक भर्ती वाले होंगे, मैं सारे एग्जाम्स की चर्चा कर रहा हूं। एक प्रश्न ऐसा आया था, परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर और भिन्न संख्या मतलब फ्रैक्शनल नंबर, परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में अंतर को लेकर के आया था। रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर में डिफरेंस क्या है? सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों के डिफरेंस पे प्रश्न बना दिया था। बताइए, पता है किसी को डिफरेंस? रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर में डिफरेंस क्या है? रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर में क्या डिफरेंस लगता है? शुरू से ही पढ़ा रहा हूं, 23 जून में ध्यान रखिएगा। क्या आएगा? क्या डिफरेंस है दोनों में? पता है किसी को? पता है क्या? तो बहुत कुछ पढ़ना है, वो समझ लीजिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप लोग को कितना पता है, ताकि ढंग से नोट्स बनाएं, ढंग से लिखे, ढंग से पढ़ें। ये एहसास दिला रहा हूं आप लोग को मैं पहले ही, ऐसा नीचा नहीं दिखा रहा हूं, मत सोचना भाई ये क्या कर रहे हो यार, अभी कुछ पढ़ाए हो नहीं, क्वेश्चन 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 कर रहे हो, पढ़ाना लिखाना है नहीं, जबरन होशियारी दिखा रहे हो। हम भी अपने फील्ड का पूछें आपसे, हम भी अपने फील्ड का पूछते हैं आपसे, दो आंसर तो हम जाने भी। चालू किए नहीं हो पढ़ाना, क्वेश्चंस 10 तो पूछ चुके हो। ये मैं थोड़ा दिखा रहा हूं क्वेश्चंस कैसे आते हैं, समझ आ रहा है? तब तो पढ़ोगे ना, तब तो मतलब निकलेगा। पढ़ाऊंगा मैं, सारी बातें कवर होंगी। मैं केवल बता रहा हूं कि क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं यहां से। देखो ना कितने सारे क्वेश्चंस तो मैं लिख दिया जो मेरे को याद है। सम संख्या इवन नंबर्स को लेके आए हैं, ऑड नंबर्स विषम संख्या को लेके आए हैं, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स को लेके आए हैं, प्राइम नंबर सुने हैं, अभाज्य संख्या। चार संख्या लिख दिया, बोलेगा कौन अभाज्य है कौन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर, ये सब पूछता है। तो भरपूर प्रश्न आएंगे इधर से, और प्रश्न नहीं भी आए तो बिना संख्या के तो गणित पढ़ ही नहीं सकते आप। तो संख्या को तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना संख्या के गणित कभी होगा नहीं पूरा। इसीलिए आपको सबसे पहले संख्या ही पढ़ना होता है। संख्या जानोगे, उसके प्रकार को जानोगे, जितने भी प्रकार हैं सारे प्रकारों पर प्रश्न कराऊंगा। देखो ना, सारे प्रकारों पर ये सब प्रश्न भी बनते हैं, स्टेटमेंट वाले भरपूर प्रश्न। और ऐसा नहीं कि बहुत पुराने क्वेश्चंस उठा रहा हूं मैं, ये अभी रिसेंटली जो पूछे गए उन्हीं प्रश्नों की बात कर रहा हूं मैं। तो ये सब कुछ पढ़ाऊंगा, वो सब की चिंता मत करिए, ठीक है? ऑनलाइन में जिनका कमेंट आ रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं उत्तर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये देखेंगे, इसके बाद क्या सीखेंगे अब ये समझिए।
इसके बाद क्या सीखेंगे, इतना पढ़ने के बाद इसके बाद क्या सीखेंगे, इस बात को समझिए। इतना सेक्शन कवर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, नंबर्स सारे जान गए आप, सारे नंबर्स जान गए। अब उन नंबर्स का आरोही क्रम और अवरोही क्रम, उन नंबर्स का आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर तथा अवरोही क्रम, ये पूरा देखेंगे आप। सारे प्रकार के नंबर्स का ध्यान रखिए, सारे नंबर्स को आप सीख गए तो सारे नंबर्स का आरोही क्रम अवरोही क्रम, सारे प्रकार के नंबर्स का, सारे नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर भी होंगे, डेसिमल में भी नंबर्स होंगे और होल नंबर्स भी होंगे। सारे प्रकार के नंबर्स में आप उनका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे, सारे प्रकार के नंबर्स का। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो स्थानीय मान और जातीय मान करके एक टॉपिक आएगा, ये सीखना होता है। स्थानीय मान और जातीय मान सुने हैं ये सब। स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये सीखेंगे। नंबर्स सीख गए तो उन नंबर्स का आरोही अवरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग, उसके बाद नंबर में ही डिजिट्स का प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है। इसके बाद आप आएंगे कैलकुलेशन में, वी बॉड मास रूल, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन सिखाएगा आपको, पूरा कैलकुलेशन। सारे प्रकार के नंबर्स में वी बॉड मास रूल अप्लाई करेंगे अपन, सारे प्रकार के नंबर्स में कैसा भी कैलकुलेशन लिख दूं आपको बन जाएगा। अगर वी बॉड मास आपने पढ़ लिया है तो कैसा भी कैलकुलेशन लिखो तो वी बॉड मास रूल ये देखेंगे। फिर आप जैसे मैं अगर पूछूं आपसे कि 4/3 और 5/9 को ऐड करने पर क्या आएगा, कितने लोग इसका सही उत्तर देंगे बताइए मेरे को। ये पूछूं मैं, एकदम सिंपल, इतना सिंपल प्रश्न कभी नहीं आएगा। मैं पूछूं कि बताओ इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, सिंपल सा एक कैलकुलेशन पूछा हूं मैं। बारह बटा तीन, 17/9 और 51/27, काट देंगे 3 से, 17/9 आ जाएगा। हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। देखो कितने कम लोग ही बता रहे हैं, 17/9 आएगा। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब यही नहीं जानेंगे तो फिर पूरा मैथ्स ही बेकार है आपका। यही नहीं जानेंगे तो ये तो आपको टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज हर चैप्टर में मिलेगा ऐसा कैलकुलेशन, हर चैप्टर में ऐसा कैलकुलेशन मिलेगा। तो ये सारे वैरायटी के कैलकुलेशन देखेंगे अपन वी बॉड मास रूल में। ये सारे वैरायटी के कैलकुलेशन को अपन सीखेंगे, उसी को मैं बोल रहा हूं वी बॉड मास रूल। सारा कैलकुलेशन, ये तो केवल ऐड किया है, एक ही प्रश्न में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट सब कुछ लगा देगा। तो एक ही प्रश्न में सब कुछ लगा देगा, वहां पर अपन देखेंगे वी बॉड मास रूल। ऐसे नंबर्स में, डेसिमल वाले नंबर्स में भी देखेंगे, होल नंबर्स में भी देखेंगे, तो अलग अलग वैरायटी के नंबर्स में आप देखेंगे वी बॉड मास रूल, अलग अलग वैरायटी के नंबर्स में। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपका बनाएगा। ये सीख गए मतलब आपका कैलकुलेशन खत्म, कैलकुलेशन खत्म मतलब कि पूरे गणित में कैलकुलेशन को लेकर के रोना गाना नहीं मचेगा। ये पूरा का पूरा वी बॉड मास रूल है। इसके बाद आपका पूरा ये संख्याओं का काम और कैलकुलेशन का काम खत्म। इतना ही बोल रहा था, इतना खत्म हो जाएगा ना आपका। फिर 1 घंटा आपका बेसिक में जो टॉपिक सभी लिखूंगा वो चलेंगे और 1 घंटा आपका एडवांस चलेगा। इतना बोल रहा था मैं, इतना सीख गए ना आप तो फिर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है, आपको नंबर्स को पहचानने में दिक्कत नहीं है, तो फिर मैं एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस चालू कर सकता हूं। लेकिन इतना सीखना पड़ेगा आपको। अब इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं जो कि खत्म करने हैं आपको इन्हीं चैप्टर्स में। जैसे बात करूं मैं टॉपिक्स में, विभाजिता के नियम, ये सारे टॉपिक्स हैं। जैसे जैसे खत्म होंगे इनको टिक करते चलेंगे आप, इसीलिए बोल रहा पूरा इंडेक्स बना लीजिए। विभाजिता के नियम, इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, इंग्लिश में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बोलते हैं। इंग्लिश बोलते चलता हूं, लिख लीजिएगा आप लोग जो इंग्लिश वाले होंगे। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, इकाई का अंक, ये सीखना है आपको। इकाई का अंक, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट फाइंड करना। शेषफल प्रमेय,
शेषफल प्रमेय, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, ये छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगला जो है ये है क्रमागत तौर पर भाग देना। क्रमागत तौर पर भाग देना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंसेक्यूटिव। क्रमागत का मतलब कंसेक्यूटिव या सक्सेसिवली, सक्सेसिवली डिवाइड करना बोलते हैं इंग्लिश में, इसको लिख लेंगे। सक्सेसिवली डिवाइडिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। इसके बाद विभाज्यता पर प्रश्न। विभाज्यता पर प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ये देखना है आपको। छोटे छोटे ये सब टॉपिक्स बोल रहा, बहुत सारे हैं ऐसे। इसके बाद आप देखेंगे ये कंप्लीट होने के बाद एक लैडर प्रॉब्लम करके आता है। लैडर प्रॉब्लम, यहां से भी पीएससी ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे हैं 20, 21, 22 के दौर पे। लैडर प्रॉब्लम, लैडर प्रॉब्लम का मतलब ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे, देखो इस प्रकार का लैडर प्रॉब्लम ऐसा चलता है, ये देखो। लेकिन पीएससी कैसा पूछ रहा है, वो पीएससी ऐसा पूछता है। पीएससी ऐसा भी पूछा है, देखो पीएससी इस प्रकार का पूछा है। ये देखो यहां पर दे दिया, मान लो 12/27, ABC का वैल्यू निकालना पड़ता है। फिर इसको बोल रहा हूं मैं लैडर प्रॉब्लम। तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी काम करना है आपको, लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। सीरीज पर आधारित प्रश्न, सीरीज पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीरीज। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीरीज, सीरीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस। उसके बाद एपी जीपी सुने होंगे, जो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी, वो सब इसी में कवर होता है। बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़ते हैं आप, इस प्रकार के फॉर्मूले जो आप पढ़े होंगे, ये सारे फॉर्मूले यहां पर कवर होते हैं, जो आगे भी काम आते हैं। ऐसे फॉर्मूले देखे होंगे ना, ये सारे फॉर्मूले सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, वहां पर कवर हो जाएंगे ये सारे फॉर्मूले। इसके अलावा एपी जीपी का पूरा बेस बनाएंगे आप, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। इसके बाद आप देखेंगे तो समीकरणों को सॉल्व करना, इक्वेशंस सॉल्व करना, समीकरणों को सॉल्व करना, इक्वेशंस सॉल्व करना। अब समीकरणों में कौन कौन से समीकरण आएंगे? रैखिक समीकरण, इक्वेशंस सॉल्विंग। इसमें रैखिक समीकरण, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और एक आता है वर्ग समीकरण, इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समीकरणों को सॉल्व करना। इसमें आप लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। इसके बाद इसी में आप पढ़ेंगे बीज गणितीय सूत्र, एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज, बीज गणितीय सूत्र, एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल क्यूब, ये जितने फॉर्मूलेज हैं वो सारे फॉर्मूलेज भी यहीं पे कवर करेंगे। उसी को बोल रहा हूं मैं बीज गणितीय सूत्र। इसके बाद विविध प्रश्न लिख दे रहा हूं मैं, इसमें जो बचा खुचा रहेगा वो सब शामिल हो जाएगा। विविध प्रश्न का मतलब मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, इतना है सोचो ये 3 चैप्टर में। बच्चों को लगता है कि 3 चैप्टर में कुछ नहीं है, देख लो कितना सारा पढ़ना है इन 3 चैप्टर्स में। विविध प्रश्न का मतलब मिसलेनियस, मिले जुले प्रश्न जो बचे खुचे रहेंगे सब आ जाएंगे। बीजगणितीय सूत्र का मतलब होता है आपका एल्जेब्रिक फॉर्मूलास, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, जितने फॉर्मूले सुने हैं बचपन में वो सारे फॉर्मूले कवर करेंगे आप। इतना है, देख सकते हैं इन 3 चैप्टर्स में। तो बहुत कुछ पढ़ना है। अच्छा, ये सब चीजें जो पढ़ेंगे ना, ये आगे जाके हर चैप्टर में काम आएंगी। जैसे विभाज्यता का नियम, ये जो लिखा हूं ना मैं, ये नियम पढ़ लेंगे आप तो देख करके आपको पता रहेगा कि डेटा किससे डिवाइड हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है। सेपरेट क्वेश्चंस तो आते हैं यहां से, लेकिन ये सब टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, जैसे रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ऐसा टॉपिक है कि आपको जैसे 77 का पावर में मान लो 715 है, इसको 66 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा वो पता चल जाएगा 10 सेकेंड के अंदर। जैसे मैं लिख दिया 2 का पावर में मान लो 100 है, इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा तुरंत बता देंगे आप 10 सेकेंड में। रिमाइंडर थ्योरम पता होगा तो। यूनिट डिजिट निकालना आता होगा तो मैं बोला 777 की पावर में 777, इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आया रहा होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 10 सेकंड में बता दोगे यूनिट डिजिट क्या होगा इसका।
विभाजिता के नियम में आपको बड़े बड़े नंबर्स को 10-12 सेकंड में बता दोगे ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 से होगा कि नहीं, 4 से होगा कि नहीं, 72 जैसे नंबर्स से होगा कि नहीं, 88 से होगा कि नहीं, 44 से होगा कि नहीं, ये सारा कुछ पढ़ेंगे आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में। कुछ टॉपिक्स ये भी हैं जो सेपरेट पढ़ने हैं आपको, तब जाके ये 3 चैप्टर पूरे होते हैं आपके। समझ आ रहा है? इतना सारा पढ़ने को है इन 3 चैप्टर में। समझ आई बात? बढ़ूं आगे? लिखे यहां तक? अब चौथे चैप्टर में आओ। ये 3 चैप्टर की बात हुई है बस अभी तक, ऐसे 25 चैप्टर हैं टोटल। क्या बोल रहे हो? 1 साल? वैसे तो इज्जत से 6 महीना लगना चाहिए, अगर आप पढ़ोगे तो 6 महीना का काम रहता है ये, अगर देखा जाए तो ढंग से पढ़ोगे तो 6 महीना का सिलेबस है पूरा। लेकिन अब पढ़ाना पड़ता है 120, 130, 140 क्लास में, समझ में आ जाएंगी चीजें अच्छी तरीके से। वैसे आप ढंग से पढ़ो तो 6 महीना लगेगा इसको पढ़ने में, मैथ्स और रीजनिंग को, ऐसा सिलेबस है ये। इतना सारा पढ़ने को है, देखो ना यार, खत्मिश नहीं होगा, लिखते रह जाओगे। लिखो वर्गमूल तथा घनमूल, ये सब लिखे रहोगे तभी तो समझ में आएगा क्या क्या चल रहा है। ये सारी चीजें तभी समझ में आएंगी। सिलेबस ही नहीं पता है, स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, तो क्या ही पढ़ोगे फिर। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल तथा घनमूल, ये सेपरेट चैप्टर्स हैं। अब इसमें वर्गमूल के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे वर्गमूल में वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल में पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चंस, परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस, कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। घनमूल में भी घनमूल कैसे निकालते हैं, पूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जो डेसिमल में डेटा है उनका कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वो सारी चीजें कवर करेंगे इसमें। इसके बाद 5वां जो चैप्टर है ये है घातांक और करनी। घातांक और करनी, इंग्लिश में बोलते हैं इंडाइसेस एंड सर्ड्स, इंडाइसेस एंड सर्ड्स। घातांक के नियम जो पढ़े होंगे बचपन में 10-12 नियम। x का पावर m इंटू एक्स का पावर n क्या हो जाता है, x का पावर m प्लस n। x का पावर m डिवाइड बाई x का पावर n क्या हो जाता है, x का पावर m माइनस n। वही सारी चीजें। वैसे ही करनी के नियम, घातांक के नियम, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। ये 5 चैप्टर पूरा बेस बना दिया आपका, ये 5 चैप्टर, समझ आ रहा है? 5 चैप्टर पूरा बेस बना दिए हैं। इसके बाद एडवांस चैप्टर चालू होते हैं। जैसे औसत की बात करूं मैं, एवरेज, ये सब फटाफट लिख लीजिए। इसमें एवरेज के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, कल पूछा भी गया था क्वेश्चन, देखे होंगे तो एवरेज का। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब परसेंटेज। प्रतिशत के जस्ट बाद आप क्या पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। इसी में आप अंकित मूल्य, एमआरपी और बट्टा, डिस्काउंट वगैरह सब इसी में कवर होगा, अलग से चैप्टर नहीं लिख रहा उसको। इसी के बाद आप क्या पढ़ते हैं, एसआई और सीआई, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लिंक में चलते हैं ये चारों चैप्टर। लाइन से पढ़ा जाता है इनको, क्योंकि प्रतिशत का ही पूरा कंसेप्ट लाभ हानि में, प्रतिशत का ही पूरा कंसेप्ट साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है। इसके बाद लिंक में ही चलेंगे कुछ और चैप्टर, जैसे अनुपात समानुपात, इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन। इसके बाद आता है मिश्रण, मिक्सचर बोलते हैं इसको, या एलिगेशन बोल सकते हैं। इसके बाद साझा, साझा का मतलब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। ये तीनों लिंक में चलते हैं। अनुपात का ही पूरा एप्लीकेशन मिश्रण में, अनुपात का ही पूरा एप्लीकेशन साझा में। कल का पेपर देखो, अनुपात का भी प्रश्न है, मिश्रण का भी प्रश्न है। देखे होंगे ना, इतना दूध निकाले, इतना पानी मिलाए, 3 बार प्रक्रिया, किस प्रकार का एक क्वेश्चन दिख रहा था मेरे को, ऐसा क्वेश्चन मिश्रण का था, बहुत अच्छा प्रश्न था। सेम वैसा ही एसीएफ में आ चुका था। और सब पढ़ोगे चंचल, वही तो बता रहा हूं यार। लिखो यार, अभी और चैप्टर है, आप लोग मत बताओ ये छूट गया है वो छूट गया है। अभी मैं थोड़ा ही पूरा लिख दिया हूं यार। पूरा लिखने के बाद पूछता हूं कुछ आप लोगों के मन में है तो बताओ, उसके बाद तो संट हो जाते हो।
अभी बता रहा हूं भाई, एलसीएम एचसीएफ बचा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि नहीं लिखा हूं, वो तो हट गया है, लिखूंगा, उसको चिंता काहे कर रहे हो यार। ये 3 चैप्टर फिर से लिंक में लिख रहा हूं, 3 चैप्टर में समय दूरी मतलब टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी मतलब ट्रेन, नाव धारा, बोट एंड स्ट्रीम, ये तीनों चैप्टर लिंक में चलेंगे, समय दूरी के कंसेप्ट रेलगाड़ी में और नाव धारा में। उसके बाद 2 चैप्टर लिंक में चलते हैं आपके, एक समय तथा कार्य, इसको बोलते हैं टाइम एंड वर्क, और दूसरा होता है पाइप तथा टंकी, पाइप एंड सिस्टम बोलते हैं इसको, पाइप एंड सिस्टम। 17 नंबर 18 नंबर दोनों लिंक में चलेंगे, दोनों चैप्टर लिंक में चलेंगे आपके। अब एक सेपरेट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास, लस और मस, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ, लस और मस, एलसीएम एंड एचसीएफ। 19 नंबर। 20 नंबर आयु संबंधित प्रश्न, इसको बोलते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये 20 चैप्टर हैं आपके। ऐसे जो ये ब्रैकेट लगाए हो लिंक में चलते हैं, इसीलिए लगाया हो। हुआ यहां तक? 20 चैप्टर तो ये हो गए हैं 20। अभी 2 सेक्शन और बचा है, ज्यामिति, क्षेत्रमिति और साथ में आपका एक डीआई पूरा, सांख्यिकी जिसको बोल सकते हैं आप, वो बचा हुआ है, उसको लिख रहा हूं। ये सेपरेट चैप्टर्स हैं, ये सब तो सुने ही होंगे आप लोग। ये सेपरेट चैप्टर के नाम, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जानते हैं राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी है, 5 वर्ष बाद इसकी आयु की 4 गुनी हो जाएगी, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो सारे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कवर होते हैं। लस और मस, एलसीएम एचसीएफ बहुत पसंदीदा चैप्टर है ये, हर एग्जाम में आता है ये। लिखे यहां तक? बढ़ू आगे। ज्यामिति और क्षेत्रमिति लिखिए। अब इसमें क्या क्या कवर करना है, ज्यामिति और क्षेत्रमिति दोनों में क्या अंतर है, क्या अलग चीज है? ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री और क्षेत्रमिति का मतलब मेंसुरेशन। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, क्या अंतर है दोनों में? क्या होता है दोनों में, क्या अंतर है बोलो? ज्यामिति और क्षेत्रमिति में क्या अंतर है बताओ यार? ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन बोलो। और क्षेत्रमिति में ठीक है, क्या डिफरेंस होता है? सुने हैं ज्यामिति और क्षेत्रमिति पढ़े हो यार? ज्यामिति में फिगर्स का जो प्रॉपर्टीज, उनका आपस में रिलेशन, ये सब देखते हैं, और क्षेत्रमिति में उनके एरिया को, पेरीमीटर को, वॉल्यूम को, ये सबको कवर करते हैं अपन। समझ आ रहा है? दोनों कुछ अलग नहीं है, इसीलिए दोनों को साथ में लिखा हूं मैं, ज्यामिति और क्षेत्रमिति। ज्योमेट्री में फिगर्स जो ऐसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, इनके प्रॉपर्टीज, इनके रिलेशन वगैरह का अध्ययन करते हैं, और क्षेत्रमिति में उन्हीं फिगर्स के एरिया को, पेरीमीटर को, वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं अपन। अब मैं दोनों को मिला करके लिख रहा हूं क्या क्या पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल बोलते हैं इसको, लाइन एंड एंगल। अलग अलग प्रकार की रेखाएं, अलग अलग प्रकार के कोण। पूरक कोण सुने हैं? संपूरक कोण, बहुत प्रश्न आते हैं इधर से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण सुने हैं? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं, सुने हैं ये सब? संगत कोण सुने हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकांतर बाह्य कोण, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल। सह बाह्य कोण, को एक्सटीरियर एंगल्स। इन सब से भरपूर प्रश्न मिलेंगे। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे बहुत सारे एंगल्स पढ़ने हैं। इसी में एक टॉपिक आता है बहुभुज, पॉलीगॉन, वो भी कवर करते हैं। इसी में एक टॉपिक है बहुभुज, पॉलीगॉन बोलते हैं इसको, ये कवर करते हैं। पॉलीगॉन, बहुभुज। बहुभुज मतलब जिसमें
तीन या तीन से अधिक भुजाएं हो और आकृति कैसी हो, बंद। त्रिभुज भी क्या है, एक बहुभुज। चतुर्भुज भी क्या है, बहुभुज। पंचभुज भी क्या है, बहुभुज। षटभुज भी क्या है, बहुभुज है। पूरा बहुभुज कवर करना है। दूसरे में 2D फिगर्स, 2D आकृतियां सारी कवर करनी है। अब अपन साथ ही साथ में उनके प्रॉपर्टीज, उनके रिलेशंस और कैलकुलेशन भी देखेंगे। तो 2D फिगर्स में आपको क्या क्या कवर करना है, त्रिभुज, ट्राइंगल बोलते हैं इसको, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको, और वृत्त, सर्कल बोलते हैं इसको, सर्कल। त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल। अब यहीं पे अपन क्या करेंगे, जब 2D फिगर्स पढ़ेंगे ना, तो यहीं पे अपन क्या करेंगे, उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे, उनके रिलेशंस को पढ़ लेंगे, समझ आ रहा है। और उनपे जो एरिया हो गया, उनका पेरीमीटर हो गया, ये सारा कैलकुलेशन साथ में ही करेंगे। अब त्रिभुज में बहुत सारे त्रिभुज हैं, जैसे विषमबाहु, समझ आ रहा है, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, ऐसे बहुत सारे त्रिभुज हैं। स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल हैं। चतुर्भुज में जैसे वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजॉइड, इतना सारा। वृत्त में अर्धवृत्त, हेमिस्फेयर भी, सॉरी, वृत्त में अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल, हाफ सर्कल या सेमी सर्कल भी पढ़ते हैं आप। इसके बाद 3D फिगर्स, 3D आकृति। 3D फिगर्स में आपके जो फिगर्स हैं, इसमें घन पढ़ना है, घन, क्यूब बोलते हैं इसको, घनाभ, घनाभ मतलब क्यूबॉइड, बेलन, बेलन का मतलब सिलेंडर, शंकु, शंकु का मतलब कोन, और गोला, गोला का मतलब स्फेयर। ये 3D फिगर्स, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर, इतना पढ़ना होता है 3D फिगर्स में। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, 3D फिगर्स। 2D फिगर्स क्या होते हैं, 3D फिगर्स क्या होते हैं, पता होगा ना यार। 2D का मतलब जिसमें 2 ही डायमेंशन, 3D का मतलब जिसमें 3 डायमेंशन। तीसरा डायमेंशन ऐसा बाहर की ओर निकलता है या अंदर की ओर ऐसा धंसता है, उसी को बोलते हैं तीसरा डायमेंशन। ऐसा नहीं कि ये वाला डायमेंशन x, ये वाला y और ये वाला z, ऐसे खींचोगे तो z हो जाएगा, बाहर की ओर निकलेगा वो। अब उसको अपन रिप्रेजेंट ऐसा कैसे कर दें, ऐसा हवा में तो ऐसा लाइन ड्रॉ कर नहीं सकता मैं ऐसा, ये है एक्चुअल में z डायमेंशन, बाहर की ओर ऐसा निकलेगा, इसको बोल रहा हूं z डायमेंशन। या अंदर की ओर बोर्ड के उस साइड घुसेगा, वो है एक्चुअल में z डायमेंशन। अब उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बताओ इसको मैं। अगर मेरे को हवा में एक लाइन ऐसे खींचनी है, कैसे खींचूंगा, संभव ही नहीं है। तो उसको रिप्रेजेंट अपन ऐसा करते हैं, एक्चुअल में ये z एक्चुअल में बाहर की ओर ऐसा निकल रहा है। जैसे इमेजिन करो, मान लो ये कोई सर्कल है, मान लो ये कोई वृत्त है, 2D है, ये 2 ही डायमेंशन है, देखो x है और क्या है y, 2D है। इमेजिन करना थोड़ा सा, इसके ऊपर बहुत सारे सर्कल बैठाते जाओ, इसके ऊपर बहुत सारे सर्कल बैठाते जाओ, बैठाते जाओ, बैठाते जाओ, ये डायमेंशन बाहर की ओर निकला, तो बाहर की ओर जो डायमेंशन आ रहा है, इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, z डायमेंशन। समझ पा रहे हैं। जैसे एक चतुर्भुज है, ये देखो, ये चतुर्भुज है चतुर्भुज, 2D है, 2 ही डायमेंशन है, x और क्या है, y है। देखो ना, ये x है और ये क्या है, y है। लंबाई और चौड़ाई बोल दो, या लंबाई और ऊंचाई बोल दो। अब इसके ऊपर बहुत सारे चतुर्भुज ऐसे बैठाते जाओ, इमेजिन करो बहुत सारे चतुर्भुज ऐसे बैठाते चलते हैं अपन, बहुत सारे चतुर्भुज, तो एक डायमेंशन बाहर की ओर निकलेगा, उसी डायमेंशन को क्या बोल रहा हूं, z डायमेंशन। जैसे देखो ना, ये जो है ना, ये जो सेक्शन है ना, यही है z डायमेंशन। सोच पा रहे हैं। जैसे मैं इसको रखूंगा ऐसा, ये देखो ऐसा रख दिया हूं मैं, समझ आ रहा है। तो ये जो उभर के बाहर की ओर डायमेंशन निकला है ना, उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, z डायमेंशन। ये जो डायमेंशन है, यही क्या है, z। जैसे पूरी कॉपी का जो मोटाई है, वही क्या है, z डायमेंशन है। एक्चुअल में वो है z डायमेंशन, रिप्रेजेंट अपन ऐसा कर देते हैं उसको, क्योंकि एक्चुअल में अपन बाहर की ओर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। पढ़ाऊंगा पूरा, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने को। इसके बाद इसमें क्या पढ़ना है आपको, त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता। सुने ऐसा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़े हैं ना। 2 त्रिभुज समरूप होंगे तो क्या क्या होगा, ये सब पढ़ना पड़ता है आपको, इसी को बोलते हैं त्रिभुजों की समरूपता। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स,
कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। थ्योरम्स का मतलब समझ आ रहा है? जैसे आपने पढ़ा होगा कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर खींचो तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो बराबर भाग में बांट देता है। पढ़े ऐसा? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ऐसे बहुत सारे आपने पढ़े होंगे थ्योरम्स। किसी चाप से केंद्र पर कोण बनाओ, उसी चाप से शेष चाप पर कोण बनाओ तो सेंटर पर बना कोण क्या होता है? डबल। ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स हैं, बहुत सारे थ्योरम्स हैं। वो सारे थ्योरम्स कवर करने हैं आपको, त्रिभुज को लेके, चतुर्भुज को लेके, वृत्त को लेकर के। लास्ट में विविध क्वेश्चंस, विविध प्रश्न, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। ये ज्यामिति क्षेत्रमिति का सेक्शन है। व्यापम पीएससी भर भर के प्रश्न पूछता है इधर से भरपूर प्रश्न मिलेंगे आपको। मतलब इधर पे आप देखना, आप कोई भी एग्जाम व्यापम का उठाओ, 20 में से 5-6 प्रश्न तो यहीं से आएंगे, ये मान के चलिए। ज्यादा भी आ सकते हैं, 5-6 तो यहीं से आएंगे 20 में से, ज्यामिति और क्षेत्रमिति से। बढ़ू आगे। ये ज्यामिति और क्षेत्रमिति का पूरा हो गया सेक्शन। अब एक सेक्शन आपका बचता है जिसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं आंकड़ों की व्याख्या। सांख्यिकी के अंतर्गत आता है ये, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब इसमें 4 टॉपिक कवर करने हैं आपको। पहला है पाई चार्ट, इंग्लिश में पाई चार्ट ही बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्त चित्र। दूसरा है इसमें दंड आलेख, दंड आलेख, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बार ग्राफ, बार ग्राफ। तीसरा है लेखा चित्र, लेखा चित्र, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइन ग्राफ। और चौथा है सारणियन, इसको बोलते हैं टेबुलेशन, टेबुलेशन, सारणियन। ये 4 टॉपिक कवर करने हैं। आंकड़ों की व्याख्या, डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब डेटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पाई चार्ट का मतलब क्या? एक सर्कल के सेक्टर में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखे होगे ना ये सब। तो ये सेक्टर मान लो भोजन पर खर्च बता रहा है, ये एजुकेशन पर खर्च बता रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च बता रहा है। तो अलग अलग सेक्टर अलग अलग मदों पर खर्च बता रहा है। तो सर्कल के सेक्टर में डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कहलाएगा? पाई चार्ट। एक्स और वाई एक्सिस पे इस प्रकार के बार ग्राफ खींचोगे तो इसको क्या बोलेंगे? बार ग्राफ। एक्स और वाई एक्सिस पे इस प्रकार से लाइन ग्राफ खींचोगे तो इसको क्या बोलेंगे? लेखा चित्र या लाइन ग्राफ। टेबल बना करके डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, टेबल बना करके, तो इसको क्या बोलेंगे? टेबुलेशन या सारणियन। तो आंकड़ों को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि उसका एक ब्रीफ स्टडी किया जा सके। तो वही चीज आप पढ़ते हैं आंकड़ों की व्याख्या, डेटा इंटरप्रिटेशन में। क्लियर हुआ यहां तक? अब कुछ जो टॉपिक्स हैं वो कुछ ही एग्जाम में आते हैं, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक परिसर। माध्य एक्चुअल में एवरेज ही है। ये भी कुछ टॉपिक्स लिखे गए हैं, जैसे शिक्षक वाले में लिखे गए हैं वर्ग 2 में। माध्य, माध्यिका, बहुलक परिसर, बहुलक परिसर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीन, मीडियन, मॉड और रेंज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया रहेगा, उनका क्या निकालना है? मीन, मीडियन, मॉड और रेंज। ये सब एसआई में, मेंस में है शायद, प्री में नहीं है, मेंस में। मेंस में आया भी था इधर से क्वेश्चन, एसआई मेंस में मिलेगा ये आपको। इतना है पूरा मैथ्स, समझ आ रहा है? अब प्रायिकता, क्रमचय, संचय करके टॉपिक है, लेकिन वो किसी एग्जाम में नहीं दिखता है। सीजीपीएससी मेंस वालों को पढ़ाऊंगा, मतलब प्री प्लस मेंस वालों को। प्रायिकता, क्रमचय, संचय। अच्छा, वर्ग 2 में मिल सकता है इस बार उनको, वर्ग 2 वालों को मिल जाएगा। वो सांख्यिकी में पढ़ना पड़ेगा उसको, सांख्यिकी में पढ़ना पड़ेगा उसको। प्रायिकता, क्रमचय, संचय। प्रायिकता पढ़ने के लिए क्रमचय को पढ़ना ही पड़ेगा, संचय को पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके प्रायिकता आपको समझ में आएगा। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अब वर्ग 2 वाले जो हैं, शिक्षक वाले जो मैथ्स वाले हैं, इतना मैथ्स जो लिखा हूं, मेरे को लगता है लगभग इतना तो रहेगा ही आप लोग में, जितना मैं लिखा हूं इतना तो रहेगा ही। इसके अलावा 2 सेक्शन और आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे। एक त्रिकोणमिति पूरा, ट्रिग्नोमेट्री,
शिक्षक वालों को बोल रहा हूं, बस वर्ग 2 वालों को। इसके अलावा ना इतना तो पढ़ना ही है, इसके अलावा बोल रहा हूं वर्ग 2 शिक्षक वालों को, मैथ्स विषय से जिनका रहेगा पेपर, इतना मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा जहां तक मेरी संभावना है, क्योंकि पूरा सिलेबस तो आया नहीं है। इसके अलावा त्रिकोणमिति हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, ये पढ़ना पड़ेगा, और बीज गणित का थोड़ा पोर्शन ज्यादा कवर करना पड़ेगा। बीज गणित का मतलब हो जाएगा अलजेब्रा, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, पॉलिनोमियल पढ़ना पड़ेगा, उसमें बहुपद क्या होता है उनका कैलकुलेशन पूरा सीखना पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति और बहुपद, इस पे सॉरी ये अलजेब्रा, बीज गणित, त्रिकोणमिति और बीज गणित, ये एक्स्ट्रा मेहनत मारना पड़ेगा आप लोगों को शिक्षक वर्ग 2 में, जो त्रिकोणमिति और बीज गणित। इसके अलावा पूरा त्रिकोणमिति ना पूरा, अब त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन कॉट ये सब जो बचपन में सीखे हैं वो सब पढ़ना पड़ेगा, दूसरे को नहीं पढ़ना है भाई, ध्यान रखिएगा। ये इधर पे ही खत्म हो गया है, इधर पे क्या क्या लिख रहे हो, त्रिकोणमिति ये सब सुन के ही डर लगता है, लेकिन शिक्षक वर्ग 2 वालों को पढ़ना पड़ेगा ये त्रिकोणमिति और बीज गणित। इसके अलावा एक थ्योरी वाला सेक्शन है गणित का इतिहास, गणित का इतिहास करके एक थ्योरी वाला सेक्शन है, पेडागोजी से रिलेटेड होगा लग रहा है मेरे को वो। इतना मैथ्स है, अब कुछ पूछना है तो बताइए, यहां तक पूरा देख लीजिए एक बार, और कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछिए, फिर चालू करेंगे काम अपन अगले आधे घंटे में। अगले आधे घंटे में संख्या क्या होता है उसका पूरा क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार की संख्या है सब लिखवाऊंगा आज, यहां तक पूरा देखिए, वो बढ़ जाएगा, चिंता मत करो योगेश, 23 जून वाला जो, हाँ चलाने के ऊपर है यार वो। तो चलाने के ऊपर है यार, देखो अब कोशिश करेंगे, जैसे मेरा ये कोशिश रहता है कि ज्यामिति क्षेत्रमिति वाले सेक्शन को मैं अलग से पढ़ाऊं 3-4 घंटा ऐसा बुला करके, ये क्लास तो चलेगी, ज्यामिति क्षेत्रमिति का जो सेक्शन है इसको अलग से पढ़ाऊं, मेरा ये रहता है पैटर्न कि आप जैसे सैटरडे संडे हो मैं अगर यहाँ हूँ, या कोई और 2 दिन मैं यहाँ हूँ, तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे सप्ताह में इसको अलग से पढ़ाता हूँ मैं। तो ये तो साइड में नहीं पड़ जाएगा आपका, लगभग 15-17 घंटे लगते हैं इसमें, ये पूरे सेक्शन में लगभग 15 से 20 घंटा, 15 से 20 घंटा लगेगा इस पूरे सेक्शन में, 15 से 20 घंटा बोल रहा हूँ इस पूरे सेक्शन में। तो मेरा ये रहता है कि 3-3 घंटा आप अलग से आके पढ़ लेंगे सप्ताह में 2 दिन भी, तो आपका महीना में 1.5 महीना में खत्म हो जाता है पूरा। ये बहुत बड़ा टेंशन है, ये खत्म होता है तो आपका बहुत बड़ा सेक्शन खत्म हो जाता है। जैसे डीआई वाला सेक्शन है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता नहीं, इसमें 8 घंटा 8 से 9 घंटा आपको लगता है मैक्सिमम, ये भी साइड में खत्म होता है, साइड में ही पूरा, ये जैसे ये साइड में खत्म होगा वैसे ही ये वाला सेक्शन भी साइड में ही खत्म होगा। रेगुलर क्लास में इनको नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि रेगुलर क्लास में समस्या ये कि 1-1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास में पाई चार्ट के क्वेश्चंस को कराने में दिक्कत आती है, 3 घंटे 3.5 घंटे की क्लास मिले तब इसको थोड़ा लिंक करके पढ़ाया जाता है। तो ये दोनों तो साइड बाई साइड ऐसे खत्म हो जाएंगे 1.5-2 महीने में, इनमें काम करना है अपन को, ये दोनों तो सेक्शन पूरे खत्म करूंगा, अब इनमें काम करना है। अब मैंने आपको समझाया कि ये पूरा यहां तक वी बॉड मास तक खत्म करने के बाद 1 घंटा आपका ये बेसिक चलते रहेगा, ये सब खत्म होते तक चलते रहेगा, और 1 घंटा में अपन ये सब चैप्टर पे काम चालू करेंगे ये वाले में। तो अब इसमें लगता है यार 3-4 घंटा तो एवरेज मान लो एक चैप्टर में। हाँ तो अपन ऐसा करेंगे, अभी तो वो चिंता मत करिए, डेट उट आए तो देखेंगे, फिर वो अलग से क्लास वगैरह जो भी रहेगी लगाएंगे, चिंता मत करिए। अभी तो शुरुआत में ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो सब एग्जाम में कॉमन रहेंगी। शुरुआत में प्रायिकता क्रमचय संचय नहीं पढ़ाऊंगा मैं कि जो केवल वर्ग 2 में काम आएगी, अभी तो ऐसे बहुत सारे भरपूर चैप्टर्स हैं जो कि लगभग सारे एग्जाम्स में हैं, तो अपन उन्हीं चैप्टर पे काम करेंगे। अब जैसे आप एसआई प्री के लिए अगर पूछ रहे हैं, तो एसआई प्री में जैसे आपको साझा नहीं पढ़ना है, ये सब बताऊंगा मैं आपको, जैसे एसआई प्री में ये नहीं पढ़ना है, साझा नहीं आएगा प्रश्न, यहाँ से समझ आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न नहीं आएगा, एकदम नहीं पढ़ना ये भी आपको। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर कट जाएंगे आपके, समझ आ रहा है। नावधारा से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, आ जाएगा तो बात अलग है, पिछले बार शायद आ गया था, संभावना बहुत कम रहती है। तो ऐसे
इधर पे आप देखेंगे तो 3D वाले सेक्शन से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। शंकु गोला खत्म हो जाता है, घन घना बेलन पढ़ना पड़ता है, समरूपता से प्रश्न नहीं आते हैं, प्रमेय से प्रश्न नहीं आते हैं, ये सेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा एसआई प्री के लिए। ये पूरा हटा दो, एसआई प्री के लिए नहीं आएगा ये। समझ आ रहा है? मेंस में आएगा ये सब। तो यही सब चीजें समझनी है आपको। तो अभी तो अपन कॉमन चैप्टर्स पे ही काम चालू करेंगे जो सारे एग्जाम्स में आते हैं। अभी तो बेस बनाएंगे अपन, तो अभी तो पूरा संख्या सीखेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे, उसके बाद औसत प्रतिशत लाभ हानि ये सब चालू करूंगा 1 घंटे, और 1 घंटे बेसिक में चलते रहेगा। एग्जाम अगर पास में आ गया तो देखेंगे क्या करना है, किन चैप्टर्स पे काम करना है। अगर इज्जत से पढ़ेंगे तो समय तो लगता है यार। देखो वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस का पैटर्न। अब हमें संख्या को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस लिखा था और सारे अच्छे क्वेश्चंस थे संख्या को लेकर के। कथन कारण के प्रश्न लगभग हर चैप्टर में 10-12 मिल जाएंगे आपको, हर चैप्टर में। वो रेडी है मेरे पास में, वो मैं करा दूंगा, वो मेरे पास ऑलरेडी रेडी है पूरे। कथन कारण सही जोड़ी बनाओ। और व्यापम के जो अभ्यर्थी उनको तो दिक्कत है इस बात की कि व्यापम में कथन कारण के प्रश्न आ रहे हैं जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। पहली बात तो कथन कारण के प्रश्न गणित में खोजो आप, पूरा एक बुक पलट दोगे, कहीं पे एक ठो प्रश्न नहीं मिलेगा कथन कारण का। गणित में कथन कारण के प्रश्नों का कोई औचित्य बनता नहीं है, जबरन दे रहा है, उसको क्या ही बोलोगे। पीएससी से सीख ले थोड़ा सा कि पेपर कैसा बनाना है मैथ्स का। मैथ्स में सोचो ना, कथन कारण के प्रश्न का क्या मतलब है यार। इस प्रश्न को बनाओ, फिर उसके व्याख्या के लिए देखो कि कारण में जो लिखा है वो है कि नहीं। अरे मैं कुछ और ही तरीके से बनाया हूं भाई, तेरे को क्या करना है मैं कैसे बनाया हूं यार, मेरा मन है जैसे मैं वैसे बनाया हूं यार। तो मेरे को बांध दिया है कि इसी मेथड को देख, इसी को पढ़, इसी से बना उसको। अरे मैं प्रश्न को अपने अलग तरीके से बनाया हूं भाई, मैं खेल दिया हूं पूरा क्वेश्चन में। मेरे को जो समझ में आया, मैं ट्रिक पढ़ा हूं, कंसेप्ट पढ़ा हूं, बेसिक पढ़ा हूं, मेरे को बहुत सारे तरीके पता है। मैं किसी एक तरीके का यूज करके कथन के प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब कारण में लिख करके बांध दिया ना मेरे को कि कारण को लिंक करो कथन से। अब मेरे को कारण में जो जानकारी लिखी है वो पता ही नहीं है भाई कि उसके थ्रू भी ये प्रश्न बनेगा, मेरे को इसकी समझ नहीं है, क्योंकि कथन के प्रश्न को मैं कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया हूं। कारण वाला तरीका मेरे को नहीं पता था। कथन वाला प्रश्न मेरे से सॉल्व हो गया है, लेकिन वो कारण में जो लाइन लिखी थी उसकी हेल्प नहीं लिया मैं अपने तरीके से बना दिया उसको। लेकिन अब तो दिक्कत है कि कारण वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। मतलब वो चाहता है कि मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं उस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करो, ये समस्या है। आप देखो ना आर एस अग्रवाल का बुक, आर डी शर्मा का, राकेश यादव का, किसी भी बुक में आपको कथन कारण के प्रश्न नहीं मिलेंगे गणित में। आप खोज के देख लो, किसी में भी नहीं मिलेंगे। गूगल में सर्च करो, नहीं मिलेंगे, ढंग के प्रश्न नहीं मिलेंगे। यूट्यूब में सर्च करो, कोई पढ़ाया ही नहीं है। सेंट्रल के टीचर, स्टेट के टीचर कोई नहीं पढ़ाया है, क्योंकि पूछे नहीं जाते हैं। चैट जीपीटी में सर्च करोगे कि कथन कारण के प्रश्न दो मुझे लिख करके, वो दे देगा, लेकिन उसका उत्तर क्या होगा वो उससे पूछोगे तो फिर उसको खुद ही डाउट रहता है। अब मैं निकाल रहा था बीच में अभी क्वेश्चंस, तो मैं तो बार बार बना बना के भी चेक कर रहा था। अब कथन कारण के एक प्रश्न में उत्तर कुछ अलग तरीके से दिया चैट जीपीटी, दूसरे में उत्तर कुछ अलग तरीके से अलग दे दिया। तो मैं ऑब्जेक्शन लिखा उसके में कि भाई ऐसा थोड़ी होगा, यहाँ पर ये होना चाहिए। तो फिर वो मेरी तारीफ में लग गया कि भाई कि आप सच्चे एस्पिरेंट हो, सही जा रहे हो आप, आपका थिंकिंग बहुत अच्छा है, उत्तर यही होगा। फिर मतलब मेरे उत्तर को मान्य कर दिया। पहले अपना उत्तर मान्य किया, फिर मैं ऑब्जेक्शन किया तो मेरे उत्तर को मान्य कर दिया। वो कोई और बोलेगा तो उसके उत्तर को मान्य कर देगा वो। आप थोड़ा उससे बहसबाजी टाइप का करना ना, देखना थोड़ा बहसबाजी करोगे उससे तो आपके उत्तर को मान्य कर देगा वो। समझ आ रहा है कि नहीं भाई, ऐसे ही होगा, ये करो। तो चैट जीपीटी पर भरोसा नहीं कर सकते आप। चैट जीपीटी से आप क्वेश्चन निकालोगे, क्वेश्चन दे देगा, उसका उत्तर कहां से खोजोगे। कथन कारण में समस्या तो यही है ना कि व्याख्या कब करेगा, कब व्याख्या नहीं करेगा। कथन कारण में समस्या यही है कि व्याख्या कब करेगा, व्याख्या कब नहीं करेगा, यही समस्या है। सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे ही नहीं किसी बुक में। अरे सही जोड़ी बनाने का क्या मतलब प्रश्न में यार, सही जोड़ी बनाओ, ये मैथ्स में तो पहली बार सुन रहे हैं यार कि सही जोड़ी बनाओ। 4 प्रश्न इधर, 4 आंकड़े इधर, तो ये तो प्रश्न ही दे दो ना यार इसको इंडिविजुअल एक एक प्रश्न करके आप। और कुछ प्रश्न तो ऐसे भी आए हैं कि औसत चाल निकालो, तो औसत चाल निकालो तो लेकिन मेरे हिसाब से निकालना, औसत चाल निकालो 5-6 स्टेप लिख दिया, जे के एल एम एन ओ। पहले जे करना है कि के करना है कि एल करना है, मतलब उसके स्टेप्स को लिखा है। और उन स्टेप्स को लाइन से जमाओ कि औसत चाल निकालने के लिए पहले इनमें से कौन सा स्टेप का चयन करेंगे आप, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। इससे अच्छा आप सब्जेक्टिव ही ले लो पेपर को, मतलब पूरा लिखवा लो मेरे से औसत चाल कैसे निकलता है, लिखवा ही तो दे रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं, बताओ, कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस आपको, किसी बुक में नहीं मिलते हैं। पता नहीं वो बनाने वाले भी मेरे को लग रहा है चैट जीपीटी कर रहे हैं वो लोग भी, क्योंकि बुक में तो नहीं है भाई। मैं बहुत सारी बुक देख लिया, किसी बुक में नहीं है।
पता नहीं वो एआई वगैरह का यूज कर रहे हैं लग रहा है मेरे को, तभी तो उत्तर उठपटांग लेते हैं वो लोग। समझ आ रहा है? तभी तो उत्तर उठपटांग ले रहे हैं, देखना ना, उत्तर को उठपटांग ले रहे हैं कथन कारण में, ये खुद फंस रहे हैं ये लोग। इससे अच्छा बंद कर दे भाई, सीजीपीएससी कितना बढ़िया सी सेट दिया है वैसा दे। गणित के प्रश्न कथन कारण के किसी को बोलो भी ना यार, बाहर के टीचर से बात होती है तो वो बोलता है अरे ऐसा छत्तीसगढ़ में चल रहा है क्या, मतलब हंसेगा भाई देख के। इनके पास प्रश्न खत्म हो गए हैं लग रहा है, कथन कारण के प्रश्न दे रहे हैं। प्रश्न को टफ दें, लेंदी दें, जैसा देना है दे भाई। कथन कारण के क्या प्रश्न दे रहे हो तुम यार गणित में? तो कथन कारण के प्रश्नों का कोई औचित्य बनता ही नहीं गणित में, लेकिन दे रहा है तो प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। हर चैप्टर में 10-12 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे अपन, लेकिन ये नहीं कि वैसे ही चाहेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि कथन कारण के प्रश्न आ रहे हैं तो आने वाले एग्जाम्स में आएंगे ही, तो केवल उसी की ओर झुकाव मत कर देना, सारे चीजों को कंबाइन करके चलना। भरोसा नहीं है कब बदल जाए, इधर कथन कारण चल रहा है मार्केट में, उधर पेपर हुआ कुछ नहीं आया, ऐसा भी होता है। यही तो खेल है एग्जाम्स का। 2017 में इकोनॉमिक सर्वे का 35 क्वेश्चन पूछा था प्री में, सीजीपीएससी प्री में इकोनॉमिक सर्वे का 35 क्वेश्चन, 2017 वाला प्री में। 18 में एक तो नहीं पूछा। पूरा मार्केट में इकोनॉमिक सर्वे चल रहा था उस समय कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, सेपरेट क्लासेस चालू हो गई थी, बच्चे ज्वाइन करते थे इकोनॉमिक सर्वे की क्लास, सेपरेट पढ़ेंगे। 35 क्वेश्चन क्या होता है सोचो ना यार, 100 में इकोनॉमिक सर्वे का केवल 35 क्वेश्चन। 2018 पीएससी में सब पीछे पड़ गए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है एकदम बाढ़ आ गई थी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की लोगों की। इकोनॉमिक सर्वे वाले टीचर का माहौल बढ़ गया था, अरे आओ मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग को इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। एक तो प्रश्न मेरे खास आया था, वो भी सिंपल सा आया था, जीडीपी में जो वृद्धि दर क्या रहा, ऐसा कुछ प्रश्न आया था, एक तो बस सोचो। यही तो खेल है इन एग्जाम्स का। तो एकदम एक ही ओर झुकाव मत करना, सब कुछ को पढ़ना, बैलेंस बना के चलना। अब जो भी आए उसके लिए तैयार रहेंगे आप। फिल्टर मतलब क्या? फिल्टर मतलब आप यही जो सब इंस्पेक्टर प्री का सिलेबस है वैसे ही सिलेबस रहता है इसमें भी। फिल्टर मतलब यही सब काट सकते हैं आप, साझा को काट सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज काट दीजिए इधर से आप, घातांक करनी को काट दीजिए, वर्गमूल घनमूल को भी काट दीजिए। वर्गमूल घनमूल के तो काट प्रश्न फिर भी आ जाते हैं। पाइप टंकी, समय कार्य, सब तो पूछता ही है, सब तो पूछता ही है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में आप वही ये शंकु गोला को काट दीजिए, इनको हटा दीजिए। इधर से प्रश्न आते हैं, रेखा कोण के आते हैं, घन घनाभ के तो आते ही हैं, तो इधर से ये वाला हटा दीजिए, पूरा सेक्शन ये पूरा हटा दीजिए। थोड़ा कम है सहायक शिक्षक में। सीजीपीएससी के एग्जाम में जो भी जा रहा है, सीजीपीएससी का जो प्री का एग्जाम वगैरह की तैयारी जो कर रहे हैं, मेंस प्री ये सब की तैयारी जो कर रहे हैं, कुछ नहीं हटाना है आप लोग को, ध्यान रखिएगा। जितना बोर्ड में लिखा है उसमें से कुछ नहीं हटाना है, सब कुछ पढ़ना है आप लोग को। सीजीपीएससी वाले जो बच्चे हैं, राज्य सेवा परीक्षा वाले, त्रिकोणमिति वगैरह नहीं पढ़ना है, बीज गणित जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है। ये तो पढ़ना ही नहीं है, ये तो वर्ग 2 वाले का है। बाकी ये पूरा कुछ नहीं हटाना है, ध्यान रखिएगा। सीजीपीएससी वालों को कुछ नहीं, साझा तक भी नहीं हटाना है। साझा से तो सीजीपीएससी मेंस में 8-8 नंबर के प्रश्न बने हैं। 2021 वाला मेंस देखिएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन आया था साझा से, 8 नंबर का। 2022 में मिश्रण से 8 नंबर का आया था। पाइप टंकी से 8 नंबर का 2020 में आया था। तो साझा हो, मिश्रण हो, समय कार्य, कुछ भी हो, कुछ नहीं हटाना है। सीजीपीएससी वालों को ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं हटाना है। लो यार, क्या इतना एसी का प्रॉब्लम रहता है इनको यार। क्या ही बना दिया आपको यार। रिमोट दे दो उनको जो बोल रहे हैं, ले भाई। किसको ज्यादा आपत्ति है यार? फेंक फाक दो रिमोट को, टूट टाट जाए, तोड़ दो रिमोट। जो मांगे तोड़ देना रिमोट इस बार। चलने दो एसी यार, 24 में रहो तो फिर दिक्कत, 27 में करो तो दिक्कत, 18 में करो तो दिक्कत। आपको एसी ठंडी लग रही है मतलब? तो इन लोग को नहीं लग रही है क्या भाई? इतना भी नहीं है भाई, लेकिन मेरे को तो मजबूरी है पहनना, आपका तो खैर उतना ठंडी नहीं है यार। ठीक है। देखो भाई, लड़ना उड़ना मत यार, लड़ाई उड़ाई मत करना, चलते रहना भाई। कहीं लड़ लूट दिए इधर, मेरे को बैच सेपरेट करना पड़ गया, समय भी नहीं है मेरे पास इतना, आप ही का दिक्कत होगा।
लिखो संख्या, लिखो क्या होता है। बुक्स वगैरह को लेके किसी को दिक्कत है तो बुक्स वगैरह, अगर बुक्स वगैरह को लेकर के इशू है किसी को कि बुक्स क्या लेनी है, तो मैं यही बोलूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बुकलेट ले लेना बस। रीजनिंग में भी यही बोला हूं मैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का बुकलेट को ले लीजिए और कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसी भी पब्लिकेशन का सीजीपीएससी सीजी व्यापम के जो क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर का बुकलेट है उसको ले लीजिएगा। उसके अलावा हर चैप्टर में आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगा ही, दो प्रैक्टिस शीट करीबन हर चैप्टर में मिलेगा। तो क्लास नोट्स, प्रैक्टिस शीट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए बस। बहुत ज्यादा भागा दौड़ी मत करिए कि आर एस अग्रवाल की, आर डी शर्मा की, एस डी यादव बुक्स लेनी है तो बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बुकलेट चैप्टर वाइज जो रहे, संख्या के क्वेश्चन एक साथ रहे, औसत के एक साथ, प्रतिशत के एक साथ, ऐसा बुक मिल जाएगा मार्केट में। 2011-12 से लेके अभी तक के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, आसान क्वेश्चंस भी हैं, सब मिल जाएंगे आपको। तो उस बुकलेट को ले लीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस शीट भरपूर मिलेगा क्लास में आपको। नोट्स आप बनाएंगे, नोट्स बनाते रहना वरना दिक्कत आएगी आपको। चलिए संख्या की परिभाषा लिखिए, सिंपल सी एक परिभाषा, संख्या की सिंपल सी एक परिभाषा है। इस परिभाषा को लिखवाने का कारण है कि एक प्रश्न आया था व्यापम के एग्जाम में जिसमें दो टर्म यूज हुए थे, उन्हीं टर्म को समझाना। लिखेंगे संख्या की परिभाषा, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं। ये तो समझ आ रहा है ना क्या चालू किया अपन, ये जो 3 चैप्टर मिला करके पढ़ा रहा हूं ना, ये देखो ये 3 चैप्टर को मिला करके पढ़ा रहा हूं मैं, इन तीनों को मिला करके पढ़ा रहा हूं, मतलब इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं आपको बेस में, इतने सारे टॉपिक्स, तो इन तीनों चैप्टर को मिला करके चालू किया हो। संख्या की परिभाषा लिखेंगे, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, इंग्लिश में बोल दूंगा, हिंदी लिखिए पहले, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। नंबर्स आर द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, numbers are the mathematical objects which are used for measuring, counting, etc. numbers are the mathematical objects which are used for measuring, counting, etc. संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। numbers are the mathematical objects which are used for measuring, counting, etc. अब देखो और भी तरीके हैं संख्या को परिभाषित करने के, कोई एक परिभाषा तो संख्या की होगी नहीं। बस ये परिभाषा लेने के पीछे का उद्देश्य क्या था, ये दोनों वर्ड आपको मिलेंगे, ये दोनों टर्म आपको मिलेंगे अभी क्वेश्चन में आगे जाके। तो आपको पता होना चाहिए मापने का मतलब क्या और गिनने का मतलब क्या। मापना मतलब मेजरमेंट, गिनना मतलब काउंटिंग। तो मापने का मतलब क्या समझ आता है, जल्दी से एग्जांपल बताओ। मापने का मतलब क्या, ठीक, जैसे अपनी हाइट को माप लूं मैं तो ये हो जाएगा मापना। मान लो मेरी हाइट 172.3 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा, मापना। जैसे मेरा वेट 75.6 केजी है तो ये क्या हो जाएगा, मापना। जैसे दूध की मात्रा 2 लीटर, 3 लीटर, जैसे चावल की मात्रा 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, तो ये सब क्या हो जाएगा, मापना। जैसे रायपुर से बिलासपुर का डिस्टेंस 120 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, मापना। समझ आ रहा है, एकदम सिंपल। मेजरमेंट जो होता है, जैसे एसआई वालों का तो फिजिकल मेजरमेंट जो होता है, शारीरिक नाप जोक, नाप जोक में करते क्या है, हाइट, चेस्ट, ये सब नापते हैं आप। तो संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। तो मेजरमेंट, मापने का मतलब हाइट को माप लो, वेट को माप लो, क्वांटिटी माप लो, डिस्टेंस माप लो, ये सब क्या हो जाएगा, मापना। गिनने का मतलब क्या समझ आता है, चेयर्स को गिनना स्टार्ट कर दो, चेयर्स कितनी है इस रूम में, विद्यार्थियों की संख्या को गिनना स्टार्ट कर दो, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, पंखे कितने हैं, ट्यूबलाइट्स कितनी है, तो वस्तुओं को गिनना। अब वो वस्तुएं सजीव हो सकती हैं, वो निर्जीव भी हो सकती हैं। तो ये तो आप व्यवहारिक तौर पे बता पा रहे हैं मापने और गिनने में क्या फर्क है। गणितीय अंतर क्या होता है उसी को लेकर के क्वेश्चन आया था। मैथमेटिकल डिफरेंस दोनों टर्म में क्या है, मापने और गिनने में गणितीय अंतर क्या है, तो ध्यान से समझना। ये कुछ नंबर्स में लिख रहा हूं डेसिमल वाले, ये देखिए, ये कुछ नंबर्स में डेसिमल वाले नंबर्स लिखा हूं, ये कुछ दशमलव वाली संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं,
इन दशमलव वाली संख्याओं का यूज मैं मापने में तो कर लूंगा, मेजरमेंट में तो कर लूंगा, लेकिन गिनने में कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। समझ पा रहे हैं बात को? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोला कि चावल की मात्रा 2.5 केजी बोल सकता हूं, दूध की मात्रा 3.6 लीटर बोल सकता हूं, कोई दूरी डिस्टेंस 5.25 किलोमीटर बोल सकता हूं, इसका लेंथ 4.84 सेंटीमीटर बोल सकता हूं। तो गिनने में ऐसे नंबर्स का उपयोग क्यों नहीं होगा? गिनते समय ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक लड़का, दो लड़का, ढाई लड़का, ऐसा नहीं बोलेंगे। एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, 3.6 लड़की, ऐसा नहीं बोलेंगे। कुर्सियां 5.25 रखी हुई हैं, पंखे 4.84 लगे हुए हैं, तो मापने में ऐसे नंबर्स का उपयोग हो जाएगा, लेकिन गिनने में ऐसे नंबर्स का उपयोग नहीं होगा। इसी अंतर को लेकर के प्रश्न आया था, एक कराऊंगा आगे जाके। तो मापने में ऐसे नंबर्स का उपयोग हो जाएगा, लेकिन ऐसे नंबर्स का उपयोग गिनने में नहीं हो पाएगा। गिनने में ऐसे नंबर्स का उपयोग होता है 1 2 3 4 5 6। तो ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं, ये नंबर्स गिनने में यूज होंगे, साथ ही साथ किसमें यूज हो जाएंगे? मापने में। लेकिन ये वाले जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स केवल और केवल मापने में यूज होंगे, गिनने में नहीं होंगे। ये डिफरेंस था जिसको लेकर के क्वेश्चन आया था। आगे आएगा क्वेश्चन, वो समझ आया डिफरेंस क्या है? आप किसी भी क्वांटिटी को मापो ना, 2.5 किलो चावल बोल देते हैं, 3.5 किलो चावल बोल देते हैं, 2.5 लीटर दूध बोल देते हैं, 3.6 किलोमीटर डिस्टेंस बोल देते हैं, 3.6 सेंटीमीटर लेंथ बोल देते हैं। तो डेसिमल वाले नंबर्स का उपयोग मापने में हो जाता है, लेकिन ऐसे नंबर्स का उपयोग गिनने में नहीं होता। 1 2 3 4 ऐसा गिनते हैं, 1 2 2.5 3 3.5 ऐसा नहीं गिनते हैं अपन। तो ऐसे नंबर्स मापने में यूज होंगे, गिनने में नहीं होंगे। ऐसे नंबर्स गिनने में और मापने में दोनों में बनेगा। ये इतना सा जानकारी है। क्वेश्चन क्या था बताऊंगा आगे चल के। बढ़ूं आगे, चलिए संख्या का वर्गीकरण लिखिए। मेन मुद्दा संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्या का वर्गीकरण। संख्या का वर्गीकरण ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे नंबर्स अभी लिखूंगा मैं, कल एक एक करके सारे नंबर्स पे काम कराऊंगा क्वेश्चन के साथ में। संख्या मेनली दो टाइप की होगी, मेनली दो टाइप की। एक होती है वास्तविक संख्या, बस ये क्लासिफिकेशन आज लिखवाऊंगा, बाकी कल कराऊंगा फिर। वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं रियल नंबर। और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, मेनली ये दो टाइप की संख्याएं होती हैं। एक दोनों का सम्मिलित रूप भी होता है, जिसको सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, उसको अभी मत लिखना। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब एक बात समझो, काल्पनिक संख्या जितने भी एग्जाम्स आज लिखा था ना बोर्ड में, उनमें से किसी भी एग्जाम में नहीं है। जितने भी एग्जाम्स लिखा था बोर्ड में, ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में काल्पनिक संख्या नहीं मिलेगा। मतलब काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। थोड़ा सा जानकारी बस बता रहा हूं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव फॉर्म में कोई नंबर है, वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में अगर कोई संख्या दिखाई दे रही है, तो ऐसी संख्या को आप बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ऐसी कोई भी संख्या आपके सिलेबस में दिखाई नहीं देगी, ध्यान रखिएगा। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, किसी भी एग्जाम में नहीं है, पीएससी व्यापम में। बस ध्यान रखिए कि वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है, वर्गमूल के अंदर अगर नेगेटिव फॉर्म में कोई नंबर है, तो ऐसे नंबर को आप क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। याद रहेगा ये। -2 इमेजिनरी नहीं है, स्क्वायर रूट 2 इमेजिनरी नहीं है, स्क्वायर रूट -2 क्या है? इमेजिनरी। वर्गमूल के अंदर में ऋणात्मक रूप में अगर नंबर है, तो ऐसे नंबर को आप बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्या। बहुत सारा बात है इसमें पढ़ने को। जैसे बचपन में आप ऐसा सीखे होंगे जो मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे, इनको आई के रूप में लिखा जाता है, जहां पे आई का वैल्यू क्या होता है? स्क्वायर रूट -1। याद आ रहा है ऐसा कुछ? जहां पे आई को बोलते हैं आयोटा या इमेजिनरी नंबर। जैसे √-2 को मैं ऐसा तोड़ सकता हूं, कैसा? √2 इंटू √-1, ऐसा तोड़ सकता हूं ना, क्योंकि गुणा करने पर वापस से वो मिल जाएगा।
अब √2 को √2 लिख दूंगा और √-1 को क्या लिख दूंगा, i। तो काल्पनिक संख्याओं को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है i के रूप में। तो ये सब कुछ नहीं जानना है आपको, बस जानकारी के लिए इतना याद रखिए कि वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में संख्याएं हैं तो इन संख्याओं को आप बोलेंगे काल्पनिक संख्या। ऐसी कोई भी संख्या आपको सिलेबस में दिखाई नहीं देगी, कोई भी संख्या ऐसी। बाकी मैं बता रहा था ये जो मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे, 11th 12th मैथ्स लेके पढ़े होंगे, तो आई फॉर आयोटा, इसका वैल्यू होता है √-1। तो √-2 को मैं तोड़ दिया था, √2 इंटू √-1, आगे जाके सब पढ़ोगे। वर्गमूल के अंदर m इंटू एन है तो इसको आप वर्गमूल m इंटू वर्गमूल n में तोड़ सकते हैं। तो इसको मैं तोड़ दिया वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल -1 में। अब वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 लिखा, वर्गमूल -1 को क्या लिखा, i। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है काल्पनिक संख्याओं को। पढ़ने को बहुत सारी जानकारी है, लेकिन 11th 12th का पोर्शन है, इसीलिए आपके सिलेबस में नहीं है ये। बस याद रखिएगा वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में संख्याएं। उसको छोड़ के जो बचा, जो आपको पढ़ना है, वो क्या है, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या को क्लासिफाई करेंगे तो वास्तविक संख्या मेनली दो टाइप की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर। और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इरैशनल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या मेनली दो टाइप की, परिमेय और अपरिमेय। मेनली दो टाइप की वास्तविक संख्या, मेनली दो टाइप की, परिमेय और अपरिमेय। अब एक बात यहां पे समझना, ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, इसको हटा दिया। आपके सिलेबस में केवल क्या है, वास्तविक। और वास्तविक कितने प्रकार की, दो प्रकार की। इसका मतलब समझ आ रहा है, आपके सिलेबस में आपके आंखों के सामने कोई भी संख्या आई, आपके पूरे सिलेबस में आपके आंखों के सामने कोई भी संख्या आई, या तो वो क्या होगी, रैशनल, या तो वो क्या होगी, इरैशनल। क्योंकि वास्तविक संख्या मोटे मोटे तौर पे दो ही प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। इसका मतलब या तो संख्या परिमेय होगी या तो क्या होगी, अपरिमेय। समझ आ रहा है, कोई भी संख्या जो भी मैं लिखूंगा आज से लेकर के अंतिम तक, या तो वो परिमेय होगी या तो वो क्या होगी, अपरिमेय। 99.9% संख्याएं जो मैं यूज करूंगा आगे चल के, वो सब क्या होंगी, परिमेय होंगी। देखना क्या होती है परिमेय संख्या, वो सब पढ़ाऊंगा। अभी क्लासिफिकेशन लिखो बस। परिमेय संख्या को जब आप आगे क्लासिफाई करोगे तो परिमेय संख्या तीन प्रकार की, एक होगी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर। दूसरी होगी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं होल नंबर। और तीसरी होगी पूर्णांक संख्या, या पूर्णांक भी बोल देते हैं इसको, इंटीजर्स, इंटीजर्स। तो परिमेय संख्या को आगे क्लासिफाई किया तो परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। इंटीजर्स को आगे क्लासिफाई करूंगा तो इंटीजर्स तीन टाइप के होंगे, ऋणात्मक, नेगेटिव, ऋणात्मक पूर्णांक इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। दूसरा शून्य पूर्णांक इसको बोलेंगे जीरो इंटीजर। और तीसरा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पूर्णांक तीन टाइप के, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। पूर्णांक तीन टाइप के हैं, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। प्राकृत संख्या को आगे क्लासिफाई करोगे तो दो टाइप की प्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या इसको बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। और दूसरी होगी विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या इसको बोलेंगे ऑड नेचुरल नंबर। सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या, इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर। ये एक क्लासिफिकेशन बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, लेकिन इसमें कुछ और जोड़ूंगा मैं, अभी पूरा नहीं हुआ है ये, यहां तक नोट करिए। पहले सारे नंबर्स पे कल चर्चा करूंगा मैं, आज पूरा लिखवा रहा हूं ये क्लासिफिकेशन को, कल सारे नंबर्स पे डिस्कस करेंगे अपन। लिखे यहां तक,
रिकॉल कर लीजिए एक बार, संख्या मेनली दो टाइप की, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक सिलेबस में नहीं है, जो बचा वो क्या है, वास्तविक। वास्तविक संख्या दो टाइप की, परिमेय और अपरिमेय। इसका मतलब अपने सिलेबस में जो संख्या मिलेगी अपन को, या तो वो परिमेय होगी या तो वो अपरिमेय। परिमेय संख्या का क्लासिफिकेशन देखिए तीन टाइप का, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। पूर्णांक तीन टाइप का, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। प्राकृत दो टाइप का, सम प्राकृत और विषम प्राकृत। हो गया यहां तक। अब परिमेय संख्या के अंतर्गत एक और संख्या आती है, जगह है तो ठीक वरना अलग से लिख लो। परिमेय संख्या के अंतर्गत ही एक संख्या आती है जिसको बोलते हैं भिन्न संख्या। परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आएगी भिन्न संख्या, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आती है भिन्न संख्या। अब ये भिन्न संख्या जो है ना, ये दो प्रकार से क्लासिफाई होती है। ये भिन्न संख्या जो है ये दो प्रकार से क्लासिफाई होती है। पहले प्रकार में भिन्न संख्या चार प्रकार की होती है। उचित भिन्न, सुने हैं ये सब नाम? उचित भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरी होती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। तीसरा होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और चौथा है तुल्य भिन्न, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तुल्य भिन्न। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत ही भिन्न संख्या आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न। परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आएगी भिन्न संख्या। इसमें पहला क्लासिफिकेशन चार प्रकार का, उचित, अनुचित, मिश्रित और तुल्य। एक और क्लासिफिकेशन होता है भिन्न संख्या का ही। इसमें भिन्न संख्या दो टाइप की होती है, दो टाइप की। एक होती है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, इसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। और दूसरी होती है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो भिन्न संख्या का ये पूरा सेपरेट क्लासिफिकेशन है। तो भिन्न संख्या पहले टाइप में चार प्रकार की और दूसरे टाइप में दो प्रकार की, ध्यान रखिएगा। ये भिन्न संख्या का क्लासिफिकेशन है। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत ही भिन्न संख्या। भिन्न संख्या में ये चार प्रकार, ये अलग क्लासिफिकेशन, और ये दो प्रकार, ये अलग क्लासिफिकेशन। लिखे यहां तक। अब जो प्राकृत संख्या लिखे हो ना, प्राकृत संख्या का दो पार्ट और होता है। एक होता है अभाज्य संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और दूसरा होता है भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ये पूरा क्लासिफिकेशन मैंने लिखा है। तो प्राकृत संख्या के अंतर्गत ही मैंने दो संख्याएं और लिखी हैं, एक अभाज्य और दूसरी भाज्य, प्राइम एंड कंपोजिट। यहां तक एक बार देख लो, कौन सी संख्या क्या होती है, कहां से स्टार्ट होती है, वो सब आगे की बातचीत करेंगे अपन। लिखे यहां तक। अब देखो, रिकॉल करो, देखने की आवश्यकता नहीं है, सोचो। संख्या दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक को हटा दीजिए। वास्तविक दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय को छोड़ो, अपरिमेय अकेला है बस वो। परिमेय संख्या के अंतर्गत तीन टाइप, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। पूर्णांक संख्या तीन टाइप की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। प्राकृत संख्या दो प्रकार की, सम और विषम। प्राकृत संख्या का एक और क्लासिफिकेशन अभाज्य और भाज्य। और परिमेय संख्या के अंतर्गत ही भिन्न संख्या। भिन्न संख्या के दो अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन। पहले प्रकार में भिन्न संख्या चार टाइप की, उचित, अनुचित, मिश्रित और तुल्य। और दूसरे वाले में साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। क्यों दोनों को अलग अलग लिखवाया हुआ आपको समझ में आएगा। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड और इक्विवेलेंट, सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। देखो, संख्या मेनली या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय। ये सारे नंबर सोच पा रहे हैं, ये सारे नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है बोलो, रैशनल। ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, रैशनल है। सब रैशनल के अंतर्गत आ रहे हैं, नाम बस अलग अलग हो जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा दो, नेचुरल नंबर है कि नहीं है, नेचुरल है मतलब रैशनल तो होगा ही वो।
नंबर मेनली दो ही, मोटे मोटे तौर पे नंबर मेनली दो ही, या तो रैशनल या तो इरेशनल। अगर कोई नंबर रैशनल है तो ठीक, नहीं है तो वो क्या है, इरेशनल। तो ये सारे नंबर जो लिखा हूं मैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, रैशनल। जल्दी से एक और लिख लो, दशमलव वाली संख्या, इसका भी क्लासिफिकेशन लगे हाथ लिखवा रहा हूं। दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, दशमलव वाली संख्या। अब दशमलव वाली संख्या मोटे मोटे तौर पे दो प्रकार की, एक शांत या परिमित दशमलव, शांत या परिमित दशमलव, इंग्लिश में बोलेंगे टर्मिनेटिंग या फाइनाइट डेसिमल, टर्मिनेटिंग या फाइनाइट डेसिमल, टर्मिनेटिंग या फाइनाइट डेसिमल। दूसरा अशांत या अपरिमित दशमलव, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट डेसिमल। डेसिमल नंबर्स दो टाइप के, शांत और अशांत। शांत को ही बोलते हैं परिमित, अशांत को ही बोलते हैं अपरिमित। इंग्लिश में टर्मिनेटिंग या फाइनाइट, नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट। अब ये अशांत दो टाइप का होता है, आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव, इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है अनावर्ती अशांत दशमलव, अनावर्ती अशांत दशमलव मतलब नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये है आपका डेसिमल वाले नंबर का क्लासिफिकेशन। ये डेसिमल वाले नंबर्स का क्लासिफिकेशन लिखा है मैंने, शांत और अशांत, अशांत में आवर्ती और अनावर्ती, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। बुक्स वगैरह में सिस्टमेटिक लिखा नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए नोट्स बनाते चलिएगा वरना दिक्कत आएगी आपको। लिखे यहां तक पूरा हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, संख्या तो मोटे मोटे तौर पे दो ही है, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। संख्या तो दो ही है, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। आपके सिलेबस में कोई भी नंबर आया, या तो वो परिमेय या तो अपरिमेय। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये परिमेय संख्या का ही पार्ट है। लिख लो, समझ में आएगा आगे जाके, कल ही समझ में आ जाएगा। ये परिमेय संख्या का पार्ट है, इसमें ये वाला सेक्शन परिमेय संख्या का पार्ट है, रैशनल नंबर परिमेय संख्या का पार्ट है। और ये वाला जो है ये अपरिमेय संख्या, ये जो है ये अपरिमेय संख्या, इरैशनल नंबर का पार्ट है। तो ये वाला पार्ट जो है ये रैशनल नंबर का पार्ट है, ये भी रैशनल नंबर का ही पार्ट है। और ये जो सेक्शन है ये इरैशनल नंबर का पार्ट है। पढ़ाऊंगा क्या होता है शांत, जैसे 2.5 क्या है, शांत। जैसे 2.33333 ये क्या है, अशांत। 1.41421356 ये भी क्या है, अशांत। रिपीटेशन के साथ अशांत है तो रिकरिंग, और विदाउट रिपीटेशन अशांत है तो नॉन रिकरिंग। एकदम सिंपल हो जाएगा, देखना। देखो ना, ये शांत हो गया डेसिमल के बाद, तो शांत मतलब टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग। ये दोनों ही क्या है, अशांत, अनंत अंक हैं। डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स, खत्म ही नहीं हो रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अब रिपीटेशन के साथ खत्म नहीं हो रहे हैं, और विदाउट रिपीटेशन खत्म नहीं हो रहे हैं। तो रिपीटेशन के साथ खत्म नहीं हो रहे हैं मतलब कौन सा, आवर्ती। और विदाउट रिपीटेशन खत्म नहीं हो रहे हैं मतलब अनावर्ती। बताऊंगा, सारी बातें समझाऊंगा। ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया। इतने नंबर्स आपको समझने हैं, जानने हैं, इन पे पूरे क्वेश्चंस डील करेंगे अपन। समझ आई बात यहां तक। एक सह अभाज्य संख्या करके आगे यूज होगी, आगे पढ़ाऊंगा उसको, को प्राइम नंबर बोलते हैं, वो आगे यूज होगी, आगे पढ़ाऊंगा। इतने सारे नंबर्स पे कल काम चालू करेंगे, क्वेश्चंस लगे हाथ कराऊंगा आपको, कथन कारण के भी, जमाने वाले भी, कूट वाले भी, सारे प्रश्न होंगे साथ ही साथ में। कल देखते हैं, लिखे यहां तक पूरा। समझने वाला ज्यादा कुछ आज हुआ नहीं है, ये लिखे हैं पूरा आज आप। कल चालू करते हैं इस पे काम पूरा। समझ आया पूरा लेक्चर। क्लास को नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, वरना नहीं आएंगे मेरी क्लास में। क्लास अगर छोड़ते हैं तो फिर मत आइए। आप या तो रिकॉर्डिंग देख के आइए, पिछले क्लास का अगर पढ़े हैं तो ही आना।
पिछले क्लास का नहीं पढ़े तो मेरे क्लास में अगले दिन मत आना। बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को, जबरन का फालतू का क्लास को फ्लो को खराब मत करिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे को ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि 100% बच्चों से बने, क्योंकि एकदम बेस को पकड़ के पढ़ाता हूं मैं। चीजें समझ में आती हैं बच्चों को, लेकिन रेगुलर अगर नहीं आएंगे तो चीजें समझ में आनी मुश्किल हो जाती हैं, तो फिर मेरा फ्लो खराब होता है पढ़ाने का। इसीलिए अगर आप आएंगे तो डेली आइए, कभी कभार नहीं आ पा रहे तो रिकॉर्डिंग्स की सुविधा है आपके पास में, उसको देख के आइए। लाइव देखिए घर बैठ के या रिकॉर्डिंग देखिए, लेकिन पिछले क्लास का आप तैयार करके ही आएंगे अगले क्लास में। बार बार बोल रहा हूँ, वरना क्लास में अलाउ नहीं करूंगा मैं। यहां तक पढ़ के आइए।